हेलो गाइस, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। अक्षत का ऑर्डर पाकर उसके गार्ड राहुल को पकड़ लेते हैं और उसे मारने लगते हैं। यह चीज़ खुशी से देखी नहीं जाती है और वह अक्षत का हाथ पकड़कर रोते हुए कहती है, सर प्लीज़ उसे छोड़ दीजिए, उससे गलती हो गई, वह आज के बाद ऐसी गलती नहीं करेगा। नौजान, तुम्हें पता है ना उसने क्या किया है? उसने मेरे प्यार पर नज़र डाली है और उसे उसकी गलती की सज़ा मिलेगी। तुम्हारे कारण मैंने उसे बहुत बार छोड़ा, लेकिन आज नहीं। इसने आज अपनी लिमिट क्रॉस की है। खुशी रोते हुए कहती है, प्लीज़ सर उसे छोड़ दीजिए, मेरे लिए उसे छोड़ दीजिए। उसने मेरा उस वक्त साथ दिया था जब मुझे किसी के सहारे की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। उसने हर बुरे वक्त में मेरा साथ दिया है। अगर आज उसे कुछ हो गया तो मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगी। वह मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। वह मुझसे प्यार करता है, लेकिन मैं उससे प्यार नहीं करती। प्लीज़ इसे छोड़ दीजिए मेरे लिए, वरना वह मर जाएगा। प्लीज़ बेबी, फॉरगिव हिम फॉर मी, फॉर योर लव। कहते हुए खुशी ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। वहीं पास में खड़ी निकिता और रुद्र राहुल के लिए परेशान हो रहे थे। रुद्र अपने आप से कहता है, एजे बार बार डिम्पल को फोर्सफुली अपने सामने झुकाता है, यह कभी नहीं सुधर सकता। खुशी के मुंह से अपने लिए बेबी सुनकर अक्षत को अच्छा लग रहा था। इस वक्त उसकी आंखें चमक उठी थी। वहीं दूसरी तरफ खुशी की आंखों से बहते हुए आंसू अक्षत के दिल को तकलीफ दे रहे थे। ना चाहते हुए भी एक बार फिर अक्षत अपने गार्ड को रोक देता है और उन्हें ऑर्डर देता है, इसे उठाकर हॉस्पिटल पहुंचा दो। मैं तुम्हें आज जिंदा छोड़ रहा हूं, लेकिन दोबारा ऐसी गलती हुई तो मैं जान के रोकने पर भी नहीं रुकूंगा। और ख़बरदार, जो आज के बाद मेरी जान की तरफ नज़र उठाकर भी देखा तो वह दिन तुम्हारी ज़िंदगी का आखिरी दिन होगा। कहते हुए अक्षत राहुल को धमकी दे रहा था। राहुल की हालत अब तक बहुत ख़राब हो चुकी थी। वह अपनी अध खुली आंखों से खुशी की तरफ देखते हुए कहता है, प्लीज़ फाइटर, डोंट लीव हिम, डोंट लीव मी, आई रियली लव यू। लौट आओ मेरे पास, डोंट लीव मी फाइटर। कहते हुए राहुल अपना हाथ खुशी की तरफ बढ़ाने की कोशिश करता है। वह इस वक्त ज़मीन पर गिरा हुआ था। उसके पूरे शरीर में खून निकल रहा था। उसे बहुत बुरी चोट लगी थी। यह शब्द राहुल के मुंह से बड़ी मुश्किल से निकल रहे थे, लेकिन अक्षत जैसे ही इन शब्दों को सुनता है, गुस्से से मुठ्ठियां कसते हुए शर्द चेहरे के साथ उसकी तरफ बढ़ने लगता है। यू बास। अक्षत को राहुल की तरफ बढ़ते हुए देख खुशी बहुत ज़्यादा डर जाती है। वह राहुल पर चिल्लाते हुए कहती है, शट अप, जस्ट शट अप। राहुल अब चुप हो जा। मैं तेरे मुंह से दोबारा यह बात नहीं सुनती। तू सिर्फ मेरा दोस्त है। मैं तुझसे कभी प्यार नहीं कर सकती। भूल जा मुझे। लंबी गहरी सांस लेकर कहती है, सर ने मुझे ऑफिशियली प्रपोज किया था। और अपने हाथों में पहने हुए रिंग दिखाकर कहती है, मैंने उनके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया है, बिकॉज आई लव हिम एंड वेरी सुन वी आर गोइंग टू गेट मैरिड, सो फॉरगेट मी एंड मूव ऑन विद योर लाइफ। खुशी के मुंह से यह बात सुनकर निकिता हैरानी से उसकी तरफ देख रही थी, लेकिन यह बात रुद्र और राहुल को दिल तोड़ चुकी थी। हालांकि खुशी ने यह बात अक्षत के गुस्से को शांत करने के लिए और उसे राहुल को बचाने के लिए कही थी, क्योंकि अक्षत के गुस्से को संभालना अब उसके लिए मुश्किल हो रहा था। उसके पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं था। राहुल का दिल तोड़ना ज़रूरी था। अक्षत का ऑर्डर पाते ही गार्ड राहुल को उठाकर हॉस्पिटल पहुंच निकले थे। अक्षत खुशी के कमर में हाथ डालकर उसे अपने साथ ले जाता है। खुशी रोते हुए पलटकर राहुल को जाता हुआ देख रही थी। इस वक्त उसे अपने दोस्त के पास जाने की इच्छा थी, लेकिन वह जानती थी वह ऐसा नहीं कर सकती। निकिता और रुद्र राहुल के साथ हॉस्पिटल जाते हैं। थोड़ी ही देर में मॉल का माहौल दोबारा शांत हो जाता है, लेकिन वहाँ कोई और भी था जो यह सारा तमाशा अपनी आंखों से देख रहा था और गुस्से से आग बबूला हो रहा था। वह कोई और नहीं, विवान खन्ना था, जो खुशी से मिलने आया था, क्योंकि उसे खबर मिली थी आज खुशी मॉल में नजर आई है। उसे मिलने का इससे अच्छा कोई और तरीका नहीं था, लेकिन यहाँ का तमाशा देखकर वह अपना प्लान कैंसिल कर चुका था। विवान गुस्से से दांत पीसते हुए कहता है, तूने यह बहुत गलत किया अक्षत जिंदल। तेरे कारण मेरी स्माइली बहुत रोई है आज। तू ज़बरदस्ती उसे अपने पास तो रख सकता है, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। मैं तुझसे बहुत जल्द उसे छीन लूँगा। वह बहुत सीधी है, बहुत भोली है। तो उसके भोलेपन का फ़ायदा उठा रहा है और अपनी ताकत दिखा रहा है, लेकिन अब बहुत जल्दी ही तेरी ताकत उससे छीन जाएगी।
उधर दूसरी तरफ खुशी कार में बैठी थी, खिड़की से पूरी तरह चिपक कर बैठी थी और बाहर की तरफ देख रही थी। इस वक्त उसकी आंखों में बहुत सारे आंसू थे और चेहरे पर बहुत सारा दर्द। अक्षत भी इस वक्त गुस्से में था। गुस्से के मारे उसकी माथे की नसें उभरी हुई थी, लेकिन इस वक्त उसे कुछ कहना ठीक नहीं लगा। वह बस किसी तरह अपने गुस्से को काबू कर रहा था। कार में एक अजीब सी शांति पसरी हुई थी। खुशी का फूट फूट कर रोने का मन कर रहा था, लेकिन उसने किसी तरह अपनी सिसकियों को काबू किया था। लेकिन यह आंखें उसके दिमाग का साथ नहीं दे रही थी। राहुल खुशी के लिए बहुत स्पेशल था, एक बहुत अच्छा दोस्त जिसने हर मोड़ पर उसका साथ दिया था। उसके दिल में खुशी के लिए ऐसी फीलिंग थी खुशी ने कभी नहीं सोचा था। कहीं ना कहीं खुशी उसकी कंडीशन का जिम्मेदार खुद को समझ रही थी, जो शायद सच भी था। जाने अनजाने इस सब का जिम्मेदार वही तो थी। इस वक्त खुशी का दिल रो रो कर सिर्फ एक ही बात कह रहा था। खुशी लगातार खिड़की के बाहर देख रही थी। आज उसे अपने अंदर कुछ टूटता सा महसूस हो रहा था। अक्षत खुशी की इस कंडीशन को समझ रहा था, इसलिए कुछ नहीं बोल रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर वह जल रहा था। उसे खुशी का शांत रहना बर्दाश्त नहीं हो रहा था। थोड़ी ही देर में खुशी और अक्षत विला पहुंच चुके थे। अक्षत खुद कार से निकलकर खुशी के लिए कार का दरवाज़ा खोलता है। वह हाथ बढ़ाकर खुशी को बाहर निकालने के लिए हेल्प करना चाहता था, लेकिन खुशी उसके हाथ को इग्नोर करके खुद बाहर निकल जाती है और विला के अंदर जाने लगती है। यह देखते ही अक्षत गुस्से से लाल पीला हो जाता है। उसकी मुट्ठियाँ कस जाती हैं। उसके माथे की नसें उभरी हुई थी। जिसे साफ पता चल रहा था वह अपने गुस्से को काबू कर रहा है। खुशी बिना कुछ कहे चुपचाप कमरे में चली जाती है और बिना फ्रेश हुए बेड पर लेट जाती है। अक्षत कमरे में आता है, खुशी को बेड पर लेटा हुआ देखता है। अक्षत वॉशरूम में जाकर फ्रेश होता है ताकि खुद को शांत कर सके। थोड़ी देर में बाहर आकर देखता है खुशी आंखें बंद करके अभी भी बेड पर लेटी हुई है। अक्षत को अच्छे से पता था खुशी को नींद आ रही है, वह सिर्फ सोने का नाटक कर रही है। अक्षत कॉल करके कमरे में डिनर मंगवाता है। थोड़ी ही देर में मेड डिनर लेकर कमरे में आ चुकी थी। अक्षत डिनर अंदर लेकर दरवाज़ा बंद कर देता है। वह सोफे के पास रखे हुए टेबल पर खाना सजा देता है और खुशी के पास जाते हुए कहता है, जान उठो, खाना खा लो, तुमने कुछ नहीं खाया। लेकिन खुशी उसकी बात का कोई रिस्पॉन्स नहीं करती। अक्षत को गुस्सा आता है, लेकिन वह दोबारा खुशी को प्यार से कहता है, जान मुझे पता है तुम जाग रही हो, खाना खा लो, उसके बाद सो जाना। लेकिन खुशी इस बार भी उसकी बात का कोई रिस्पॉन्स नहीं करती। इस बार अक्षत अपने गुस्से को काबू नहीं कर पाता और गुस्से से खुशी को झटके से उठाकर बैठा देता है और उसे झकझोरते हुए कहता है, तुम्हें सुनाई भी दे रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? तुम मुझे इग्नोर करने की कोशिश कर रही हो, जो मेरे गुस्से को और भड़का रहा है। क्योंकि कोई मुझे इग्नोर करे यह मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, खास तौर से तुम। कुछ बोलो डामेट। खुशी उसे कोई जवाब नहीं देती, लेकिन उसकी आंखों में आंखें डालकर देखते हुए सिसक सिसक कर रोने लगती है। खुशी को रोता हुआ देखकर अक्षत को दुख होता है। वह खुशी को अपने सीने से लगाते हुए उसके बालों को सहलाते हुए कहता है, प्लीज़ मत रो, मुझे अच्छा नहीं लगता जब तुम रोती हो। तुम उस राहुल के लिए आंसू बहा रही हो, तुम ऐसा क्यों करती हो जान? खुशी उसके सीने से लगे हुए रोते हुए कहती है, आप ऐसा क्यों करते हैं? वह मेरा बचपन का दोस्त है। उसने मुझे उस वक्त हेल्प की थी जब मेरे सर पर छत नहीं थी, जब मैं दर बदर भटकने के लिए मजबूर थी। उसने मेरे पापा और मुझे आसरा दिया, कभी मुझे अपने आप पर बोझ नहीं समझा, हर सिचुएशन में मेरे साथ खड़ा रहा। और मैंने उसे बदले में क्या दिया? मेरी वजह से वह बार बार हॉस्पिटल पहुंच जाता है, उसे बार बार तकलीफ़ होती है। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं ज़िंदगी में कभी भी खुद को माफ़ नहीं कर पाऊंगी, मैं अपने आप से नज़र नहीं मिला पाऊंगी। आपने उसके साथ इतना बुरा क्यों किया? आप हमेशा उसे हर्ट क्यों करते हैं? आप जो कहते हैं मैं वो करती हूँ, फिर भी आप मुझे तकलीफ़ देने से पीछे नहीं हटते। खुशी की बात सुनकर अक्षत उसके चेहरे को अपने हाथों में भरते हुए कहता है, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था जान, तुम्हारे आसपास तुम्हारा कोई मेल फ्रेंड नहीं होना चाहिए, ख़ास तौर से राहुल। लेकिन तुमने मेरी बात को इग्नोर किया। मैंने फिर भी अपने गुस्से को कंट्रोल किया, लेकिन जब उसने वह बात कही मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। मेरे प्यार को वह अपना बनाना चाहता था, उसकी हिम्मत कैसे हुई तुमसे प्यार करने की? तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी। तुम्हें पता है सिर्फ तुम्हारे लिए मैं उसे बार बार छोड़ देता हूँ, वरना अक्षय जिंदल के फैसले को बदलने की हिम्मत किसी में नहीं है।
वो मेरे अंदर के उस शैतान को जगा रहा था जिसे मैं अपने अंदर दबाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं जानता वह शैतान तुम्हारे सामने आए। तुम मेरे गुस्से का अंदाज़ा भी नहीं लगा सकती, जबकि मैं तुम्हारे आसपास किसी और को देखता हूँ। आज उसने जो शब्द तुम्हारे लिए कहे, वह शब्द अगर किसी और ने कहे होते तो मैं उसे जान से मार डालता, लेकिन तुम हर्ट होगी इस डर से मैंने उसे बार बार छोड़ दिया। लेकिन एक बात याद रखना जान, अगली बार अगर उसने यह गलती की तो मैं तुम्हारे कहने पर भी उसे नहीं छोड़ूंगा। समझ गई तुम? और याद रखना, तुम्हारे बाकी मेल फ्रेंड भी तुम्हारे आसपास नहीं होने चाहिए। तुम्हारी इस गलती को मैं बार बार माफ़ नहीं कर सकता, क्योंकि मैं इतना भी महान नहीं हूँ। अक्षत की बात सुनकर खुशी को डर था अब अक्षत उसके बाकी दोस्तों को भी नुकसान ना पहुँचाए। वह रोते हुए कहती है, मैंने उन लोगों को नहीं बुलाया था, वह अचानक मिल गए थे। प्लीज़ आप उन लोगों को कुछ मत करना, आप जो कहेंगे मैं करूँगी, बस उन लोगों से दूर रहिए। खुशी की बात सुनकर अक्षत उसके बाल को सहलाने लगता है। फ्लैशबैक में वीडियो कॉल देखने के बाद, मैंने तुमसे कहा था ना जान, तुम्हारे आसपास तुम्हारे मेल फ्रेंड नहीं होने चाहिए। अब देखो मैं क्या करता हूँ, कहकर अक्षत गुस्से में कार में बैठकर मॉल की तरफ निकल जाता है। लेकिन जब वह मॉल में पहुँचता है, मॉल के एंट्रेंस में खड़े होकर उसने खुशी के दोस्तों की सारी बातें सुन ली थी, खास तौर से प्रतीक्षा और प्रदीप त्रिपाठी की। अक्षत को पता चल चुका था कि यह खुशी को नीचा दिखाना चाहते हैं, इसलिए अक्षत उन लोगों को नीचा दिखाने के लिए खुशी के पास गया था, क्योंकि उसकी मोहब्बत को नीचा दिखाने की औकात किसी में नहीं। फ्लैशबैक एंड। यह सब सोचते हुए अक्षत अपने आप से कहता है, प्रदीप त्रिपाठी, प्रतीक्षा और बाकी तुम लोगों को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी जान को नीचा दिखाने की? अब देखो तुम लोगों का करियर मैं कैसे बर्बाद करता हूँ। कहते हुए अक्षत अपने चेहरे पर ईविल स्माइल लाता है। अक्षत खुशी के बालों को सहलाते हुए कहता है, तुम चिंता मत करो और राहुल को कुछ नहीं होगा, मैं उसके लिए अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट करवाऊँगा। बस अगली बार से तुम मुझसे दूर रहना। अब इससे पहले कि मैं अपना माइंड चेंज कर दूँ, चलो चलो जल्दी खाना खा लो, तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल है। और अपने यह आंसू पोंछो, क्योंकि तुम्हारी आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते। कहते हुए अक्षत उसके आंसू पोंछता है। अक्षत खुशी को गोद में उठाकर सोफे पर बैठाता है और उसे अपने हाथों से खाना खिलाता है। खुशी का खाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन अक्षत के गुस्से के डर के वह हल्का सा खाना खा लेती है। अक्षत खुशी को गोद में उठाए हुए कमरे से बाहर ले जाता है। खुशी हैरानी से उसकी तरफ देख रही थी और गिरने के डर से अपने हाथों को उसके गले में लपेट चुकी थी। खुशी कांपती हुई आवाज़ में पूछती है, सर यह आप मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? कुछ मत बोलो, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है, चुपचाप मेरी गोद में लेटी रहो। कहते हुए अक्षत खुशी को टेरेस पर ले जाता है। टेरेस का माहौल देखकर उसकी आंखें चमक चुकी थी। पूरे टेरेस को खूबसूरत गुलाब और फूलों से सजाया हुआ था। आसपास बहुत सारे बैलून थे, कुछ फ्लोर पर गिरे हुए थे। चारों तरफ बहुत सारी लाइट लगी हुई थी। वह माहौल बहुत ही खूबसूरत और रोमांटिक था। खुशी हैरानी से अक्षत की तरफ देखती है, लेकिन उसे कुछ पूछने की हिम्मत नहीं कर पाती। टेरेस पर बीचों बीच एक गोल गोल टेबल पर एक बड़ा सा केक रखा था। अक्षत खुशी को लाकर उस केक के पास खड़ा करता है और उसे बड़े ही प्यार से बर्थडे विश करते हुए कहता है, हैप्पी बर्थडे जान, आज का दिन बहुत ही खूबसूरत है। आज के दिन ही तुम इस दुनिया में आई थी और मेरी तकदीर में लिखी जा चुकी थी। अक्षत टेबल पर रखा हुआ 2 बॉक्स उठाता है जो रेड वेलवेट का बना हुआ था। एक बॉक्स में खूबसूरत डायमंड नेकलेस था। अक्षत अपने हाथों से खुशी के गले में वह नेकलेस पहनाता है। यह नेकलेस बहुत ही खूबसूरत डायमंड नेकलेस था, जिसकी कीमत शायद करोड़ों में थी। अक्षत दूसरा बॉक्स खोलता है, उसमें एक प्लैटिनम पायल थी। अक्षत अपने घुटनों के बल बैठते हुए खुशी के पैरों को अपने घुटनों पर रख कर उसे वह पायल पहनाता है। इस पायल को कभी भी खुद से अलग मत करना जान, यह जब भी तुम्हारे पैरों में छनकेगी मुझे पता चल जाएगा तुम मेरे कितने नज़दीक हो। यह पायल हमेशा तुम्हें मेरे करीब रखेगा। अक्षत की बातों में कुछ राज था जो हमें आगे पता चलेगा। फिर धीरे से खड़े होकर उसके माथे को चूमकर बड़े प्यार से कहता है, आई लव यू जान, आई लव यू सो मच। मैं तुम्हारे लिए इस दुनिया की सारी खुशियाँ तुम्हारे कदमों में ला कर रख दूँगा। तुम्हें बहुत प्यार करूँगा, बदले में सिर्फ तुमसे प्यार मांगता हूँ। मेरे अलावा किसी और को मत देखना, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा।
खुशी अक्षत की बातें सुनकर हैरानी से उसे देख रही थी। वह उसे कभी प्रिंसेस की तरह ट्रीट करता था तो कभी बिल्कुल अलग हो जाता था। समझ ही नहीं आता था आखिर वह क्या इंसान है। अक्षत मुस्कुराते हुए कहता है, इतना ध्यान से मत देखो जान, मैं दिमाग में आता हूँ समझ में नहीं। क्योंकि अक्षत जिंदल को समझना किसी के बस की बात नहीं। तुम बस इतना समझ लो, तुम सिर्फ मेरी हो और मैं सिर्फ तुम्हारा। हमारे बीच में किसी को नहीं आने दूंगा। चलो अब केक कट करते हैं। कहते हुए अक्षत खुशी का हाथ पकड़कर अपने हाथों से केक कटवाता है। केक कट करने के बाद अक्षत अपने हाथ से खुशी को केक खिलाता है। वह जानबूझकर थोड़ा केक खुशी के होठों के आसपास लगा देता है। खुशी के केक खाने के बाद खुशी भी थोड़ा सा केक उसकी तरफ बढ़ाती है। अक्षत मुस्कुराते हुए उसके हाथों को नीचा कर देता है और बड़े ही प्यार से उसकी तरफ देखते हुए कहता है, आई वॉन्ट टू ईट फ्रॉम योर लिप्स नॉट फ्रॉम योर हैंड्स। इससे पहले कि खुशी उसकी बातों का मतलब समझ पाती, वह अगले ही पल उसकी कमर में हाथ डालकर अपने से सटा लेता है और झुककर उसके होठों पर लगा केक अपनी जीभ से चाट लेता है। जो महसूस होते ही खुशी हैरानी से अपनी आंखें बड़ी कर चुकी थी। अक्षत अपने होठों पर जीभ फेरते हुए कहता है, आई हैव नॉट ईटन सच ए टेस्टी केक बिफोर टुडे। यह बातें उसने बड़े ही सरकास्टिक वे में कही थी, जो सुनकर खुशी अपनी नज़रें शर्म से झुका लेती है। अक्षत उसे इस तरह शर्माते देख उसे छेड़ते हुए कहता है, आई वॉन्ट मोर केक दीज लीव्स। कहते हुए वह धीरे धीरे उसके होठों की तरफ बढ़ता है। यह महसूस होते ही ना जाने क्यों खुशी भी अपनी आंखें बंद कर चुकी थी। इस वक्त उसके दिल में खलबली मची थी। धड़कन 100 की रफ्तार से दौड़ रही थी। इससे पहले कि अक्षत उसके होठों तक पहुंच पाता, खुशी अगले ही पल अपनी आंखें खोलकर उसके चेहरे की तरफ देखते हुए पहुंचती है। सर, पता नहीं क्यों आपकी बातों पर भरोसा करने को जी चाहता है। क्या मैं आपसे एक बात पूछूं? उसका जवाब देंगे? खुशी की बात सुनकर अक्षत उसके चेहरे को गौर से देखते हुए कहता है, जो पूछना है पूछो जान। अगर मैं आपकी बातों पर भरोसा करके आपके प्यार को अपना लूं, तो कभी मुझे धोखा तो नहीं दोगे ना? ना जाने क्यों इस वक्त खुशी की आंखों में एक अजीब सा भाव उमड़ रहा था, जिसमें थोड़ा दर्द और थोड़ा डर नजर आ रहा था। शायद कुछ खोने का डर, कुछ बुरा हो जाने का डर, कुछ पाकर उससे दूर जाने का डर। अक्षत खुशी की आंखों में आ रहे इमोशन को देखकर समझ जाता है खुशी उसके प्यार को लेकर कंफ्यूज है। और हो भी क्यों ना, किस इंसान के पास कुछ ना हो और अचानक उसके पास दुनिया भर की खुशियाँ आ जाएं, इंसान के दिल में वह खुशी खोने का डर बैठ जाता है। अक्षत खुशी के इमोशन को समझकर मुस्कुराते हुए कहता है। बैकग्राउंड म्यूजिक बज रहा था और अक्षत गाने के लिरिक्स गाता है। अक्षत खुशी की आंखों में देखते हुए कहता है, उसके गालों को सहलाते हुए अपने हाथों को उसके गले तक ले जाते हुए कहता है, बस सारे गम में जाना संग है तू मेरे, हर एक मौसम में जाना संग हूँ तेरे, अब इतने इंतहा भी ना ले मेरे, आ संग हूँ तेरे, संग हूँ तेरे। खुशी से 2 कदम दूर हटकर उसे दूर से निहारते हुए अपने हाथों को हवा में लहराते हुए कहता है। गाना खत्म होते ही अक्षत खुशी से कहता है, इसके आगे मैं कुछ नहीं कह सकता जान, लेकिन एक बात याद रखना, जब तक खुशी जिंदा है अक्षत की सांसें चल रही हैं। इस वक्त उसकी आंखों में एक अलग ही नशा, एक अलग ही जुनून था। तुम सुन रही ना जान? अक्षत खुशी से सवाल करता है, लेकिन वह देखता है खुशी उसकी बात का कोई जवाब नहीं दे रही। अक्षत धीरे से अपना सर झुकाकर खुशी के चेहरे की तरफ देखता है तो पाता है खुशी उसके सीने से लग कर ही सो गई थी। आज दिन भर इतना कुछ हुआ, खुशी काफ़ी थक चुकी थी और काफ़ी परेशान थी। उसे इस वक्त एक सहारे की ज़रूरत थी, जो उसे अक्षत की बाहों में मिल रही थी। अक्षत का वार्म हग उसे रिलैक्स फील करा रहा था। यह देखकर अक्षत अपने चेहरे पर एक प्यारी मुस्कान लेकर खुद से कहता है, कैसे बताऊं तुम क्या हो खुशी? तुम वह हो खुशी जिसने एक राक्षस के सीने में भी दिल धड़का दिया, पत्थर को पिघला दिया, मुझे सचमुच जीना सिखा दिया है। ब्लैक डेविल, तुझे एक एंजल से प्यार हो गया है। मेरी मासूम परी, तुम्हारी मासूमियत मैं तुमसे जुदा नहीं होने दूंगा। तुम्हें फूलों की तरह सजा कर रखूँगा। बस तुम्हारे हाँ का इंतज़ार है। मैं जानता हूँ तुम भी मुझसे प्यार करने लगी हो, लेकिन ना जाने क्यों तुम अपने एहसासों को अपने सीने में दबा रही हो। चिंता मत करो, बहुत जल्द तुम मुझे अपनाओगी।
कहकर अक्षत उसके माथे पर प्यारा सा किस करके उसे गोद में उठाकर कमरे में ले जाकर बिस्तर पर सुला देता है और अच्छे से ब्लैंकेट ओढ़ाकर उसके बगल में उसे हक करके लेट जाता है। मेरा सुकून, मेरा जुनून, सब तुम हो खुशी। थैंक यू मेरी लाइफ में आने के लिए और मेरी काली दुनिया में रोशनी करने के लिए। अक्षत खुशी का मासूम चेहरा देखते हुए अपनी आंखें बंद कर लेता है और कब उसे नींद आ जाती है उसे पता ही नहीं चलता। अगली सुबह 9 बजे अक्षत और खुशी ब्रेकफास्ट कर रहे थे। खुशी का मन ब्रेकफास्ट में नहीं लग रहा था क्योंकि उसका सारा ध्यान राहुल की कंडीशन पर थी। वह बस जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट करके निकिता से बात करना चाहती थी ताकि उसका हाल चाल जान सके। अक्षत उसे जल्दी जल्दी नाश्ता करते हुए देखता है। उसके मन की बेचैनी को अच्छे से समझ सकता है, लेकिन फ़िलहाल वह कुछ नहीं कहता। खुशी जल्दी से नाश्ता करके खड़ी होती है और अक्षत की तरफ देखते हुए कहती है, मेरा नाश्ता पूरा हो गया है, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ आराम करने। कहकर खुशी जल्दी से कमरे की तरफ जाने के लिए होती है, तभी पीछे से अक्षत उसे रोकता है। जान, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। टेबल पर कुछ पेपर्स रखे हैं, उन्हें साइन कर दो। पेपर देखकर खुशी हैरानी से अक्षत से पूछती है, सर यह कैसे पेपर हैं? कहते हुए खुशी उन पेपर को उठाकर पढ़ने लगती है। जैसे जैसे उन पेपरों को पढ़ रही थी उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो रही थी। खुशी अक्षत से कहती है, सर यह सब तुम्हारे लिए है जान। इनमें एक पेपर तुम्हारे घर के हैं जो तुम्हारे पापा ने गिरवी रख दिए थे और दूसरा पेपर तुम्हारे एडमिशन के लिए है, एक बहुत बड़ी इंटीरियर डिज़ाइनिंग कोर्स का। आज से तुम ऑफिस नहीं जाओगी, इंटीरियर डिज़ाइनिंग का कोर्स करोगी और अपने सपनों को पूरा करोगी। अक्षत ने ब्रेकफास्ट करते हुए कहा, लेकिन सर यह सब कहाँ से? यह पेपर तो मैं इतनी महंगी चीज़ें नहीं ले सकती। मेरे घर की कीमत करोड़ों में थी, लगभग 5 करोड़, और जिस कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपने मुझे एडमिशन कराया है उसकी फ़ीस भी लगभग 25 से 30 लाख रुपए है। तुमने उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है जान, चुपचाप पेपर साइन कर दो। मैं चाहता हूँ तुम अपने पैरों पर खड़ी हो। यह तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट है मेरी तरफ से। आफ्टर ऑल तुम अक्षत जिंदल की गर्लफ्रेंड हो। बर्थडे गिफ्ट सर? रात को ही तो आपने मुझे बर्थडे गिफ्ट कर दिया था ना। तुम्हें मैं जितना दूं उतना कम है जान, क्योंकि जो मेरा है वह तुम्हारा ही है। अब चुपचाप पेपर साइन कर दो क्योंकि इन्हें सबमिट भी करना है और मुझे कोई बहाना नहीं चाहिए। अक्षत की बात सुनकर खुशी उससे और बहस नहीं करना चाहती थी, इसलिए चुपचाप पेपर साइन कर देती है और अपने कमरे में चली जाती है। कमरे में आकर वह निकिता को कॉल करती है और राहुल का हाल चाल पूछती है। वह निकिता को राहुल का ख्याल रखने के लिए कहती है क्योंकि वह खुद राहुल से मिलने हॉस्पिटल नहीं आ सकती थी। निकिता भी उसकी कंडीशन को अच्छे से समझ रही थी, इसलिए वह खुशी को इसकी फिक्र ना करने के लिए कहती है। खुशी अभी बात कर ही रही थी तभी कमरे में अक्षत आता है। खुशी जल्दी से कॉल डिस्कनेक्ट कर देती है। अक्षत खुशी से कहता है, जल्दी से रेडी हो जाओ जान, मैं तुम्हें तुम्हारी कोचिंग इंस्टीट्यूट छोड़ देता हूँ। आज से ही तुम्हारी ट्रेनिंग चालू हो जाएगी, 3 महीने का कोर्स है। यह सुनकर खुशी बिना कोई सवाल किए रेडी होने चली जाती है। आज खुशी ने मस्टर्ड कलर का अनारकली सूट डाला था जिसमें वह बहुत अच्छी लग रही थी। बाकी बालों को खुला रखा हुआ था। अक्षत उसे देखता है तो एक पल के लिए देखता ही रह जाता है। खुशी को देखकर एक बार फिर उसका गला सूख रहा था, लेकिन वह किसी तरह अपने जज्बातों को काबू करके खुशी का हाथ पकड़कर कार की तरफ ले जाता है। थोड़ी ही देर में वह अक्षत के साथ अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट की तरफ निकल जाती है। अक्षत वहां आकर वहां के हेड प्रोफेसर से मुलाकात करता है और उन्हें खुशी से मिलवाते हुए कहता है, इनसे मिलिए, यह है खुशी, माय लव। मैंने इनकी ट्रेनिंग के बारे में ही बात की थी। आज से यह यहाँ ट्रेनिंग लेंगी और ध्यान रहे अगर इन्हें कोई प्रॉब्लम हुई तो मुझे प्रॉब्लम होगी और मुझे प्रॉब्लम होगी तो आगे आप समझदार हैं। अक्षत की बातों में धमकी साफ साफ छुपी थी। उसकी बात समझकर प्रोफेसर अक्षत की चापलूसी करते हुए कहता है, मिस्टर जिंदल, आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। मैडम को यहाँ कोई परेशानी नहीं होगी। हम उन्हें बेस्ट से बेस्ट ट्रेनिंग देंगे और उनकी ट्रेनिंग पर मैं ख़ास नज़र रखूँगा। हम उन्हें एक काबिल इंटीरियर डिज़ाइनर बनाएंगे। यही आपके लिए अच्छा होगा। और ध्यान रहे, जान के आसपास मुझे कोई मेल स्टाफ नज़र नहीं आना चाहिए या कोई दूसरा मेल स्टूडेंट। जान के आसपास सिर्फ फीमेल होनी चाहिए। और बाकी बातें तो मैंने आपसे पहले ही क्लियर कर दी थी, इसलिए मुझे ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। अक्षत और प्रोफेसर आपस में बात कर रहे थे और खुशी पीछे से मुंह बनाते हुए अपने आप से कहती है,
यह जल कुकड़ा कभी नहीं सुधरेगा। हर जगह अपनी मेल 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 वाली जलन लेकर बैठ जाता है। थोड़ी ही देर में अक्षत अपनी बातें क्लियर करके खुशी के माथे पर चूमते हुए कहता है, जान ध्यान से ट्रेनिंग लेना और अपना ख्याल रखना। गार्ड्स तुम्हारी सेफ्टी के लिए यहाँ रहेंगे और शाम को तुम्हें लेने गाड़ी भेज दूंगा, क्योंकि आज मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। और हमेशा की तरह कोई शरारत नहीं, ठीक है? कहकर अक्षत खुशी को बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह समझा कर वहाँ से चला जाता है। अक्षत के जाने के बाद खुशी मुंह बनाते हुए उसकी नकल करते हुए कहती है, कोई शरारत नहीं, वे हु बड़ा आया राक्षस कहीं का। समझा कर तो ऐसे जा रहा है जैसे मैं किसी किंडरगार्टन में पढ़ने वाली 4 साल की बच्ची हूँ। जल कुकड़ा कहीं का। कहकर खुशी प्रोफेसर के बुलाने पर इंस्टीट्यूट के अंदर चली जाती है और दिन भर अपनी ट्रेनिंग लेती है। शाम के 6 बजे ट्रेनिंग ख़त्म हो चुकी थी। खुशी इंस्टीट्यूट के बाहर आकर कार में बैठ जाती है। जैसा कि अक्षत ने कहा था, उसने उसके लिए कार पहले ही अरेंज की थी। कार में बैठकर खुशी के मन में ख्याल आता है, क्यों ना एक बार राहुल को देख ले। यह सोचकर खुशी ड्राइवर को ऑर्डर देती है, कार सिटी हॉस्पिटल की तरफ मोड़ दो, मुझे वहाँ कुछ काम है। यह सुनकर खुशी के कार में आगे की सीट पर बैठा हुआ गार्ड बताता है, सॉरी मैडम, सर के ऑर्डर हैं आपको डायरेक्ट विला लेकर चलने का, इसलिए हम लोग आपको वहाँ नहीं ले जा सकते। गार्ड की बात सुनकर खुशी मुंह बनाते हुए कहती है, उफ, जैसा वह राक्षस वैसे ही उसके गार्ड, सब मिलकर मेरी लाइफ को कंट्रोल करना चाहते हैं। मन ही मन रोते हुए कहती है, राम जी, आपने मुझे सोने के पिंजरे में क्यों कैद कर दिया है? कहाँ फंसा दिया मुझे? बचपन में एक दिन आपका प्रसाद चुरा कर खाया था मैंने, शायद आप मुझे उसी चीज़ का बदला ले रहे हैं। खुशी की कार अभी आगे बढ़ ही रही थी, तभी वह देखती है रोड पर किसी का एक्सीडेंट हुआ है और उस इंसान की कोई हेल्प नहीं कर रहा। यह देखकर खुशी को बहुत बुरा लगता है और वह ड्राइवर को ऑर्डर देती है, ड्राइवर कार रोको। यह सुनकर ड्राइवर कार रोक देता है। गार्ड खुशी से कहता है, क्या हुआ मैम, कोई प्रॉब्लम है क्या? खुशी गार्ड से कहती है, ज़रा देखो तो उस इंसान को शायद हमारी हेल्प की ज़रूरत है, बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ है लगता है। यह सुनकर गार्ड खुशी को समझाते हुए कहता है, सॉरी मैम, लेकिन हम लोगों का बाहर निकलना खतरे से खाली नहीं है। सर के सख्त ऑर्डर हैं, कार सारे रास्ते में कभी भी नहीं रुकनी चाहिए। मुझे लगता है हम लोगों को सीधा विला चलना चाहिए। यह सुनकर खुशी को बहुत गुस्सा आता है और वह गार्ड पर बरसते हुए कहती है, तुम बार बार अपने सर का नाम बीच में लेकर क्यों आ रहे हो? रास्ते पर एक आदमी मर रहा है और तुम मुझे उसकी मदद करने से भी मना कर रहे हो। तुम्हारे सर में तो इंसानियत नहीं है, क्या तुम्हारी भी इंसानियत ख़त्म हो गई है? और वैसे भी तुम मुझे ऑर्डर नहीं कर सकते, मैं भी मैडम हूँ। अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं सर से कहकर तुम्हारी कंप्लेंट करूँगी। अब आगे सोच लो तुम्हें क्या करना है। यह सुनकर गार्ड थोड़ा डर जाता है। वह खुशी को समझाते हुए कहता है, ठीक है, मैं उस आदमी को देखने जा रहा हूँ, लेकिन आप कार के अंदर ही रहना और मेरे बाहर जाने पर आप कार अंदर से लॉक कर लीजिएगा। खुशी के कार के पीछे भी एक कार और थी जिसमें 4 गार्ड बैठे हुए थे। वह गार्ड कार से बाहर निकलकर उस इंसान की मदद करने लगता है, लेकिन खुशी ने यहाँ एक बेवकूफ़ी की थी, उसने अपना दरवाज़ा लॉक नहीं किया था और यह खुशी के लिए बिछाया गया जाल था। थोड़ी ही देर में वहाँ फायरिंग स्टार्ट हो जाती है और सभी गार्ड मारे जाते हैं। यह देखकर खुशी काफ़ी डर चुकी थी। लगभग 8 से 10 शार्प शूटर खुशी के पास आते हैं और उसे गन पॉइंट पर कार से बाहर निकालने के लिए कहते हैं। खुशी जैसे ही अपना दरवाज़ा लॉक करने के लिए होती है, वह लोग झटके से दरवाज़ा खोल देते हैं और खुशी के बाल पकड़ते हुए खींचकर बाहर निकालते हैं। अक्षत के गार्ड वेल ट्रेंड थे, लेकिन फिर भी वह शार्प शूटर खुशी को अगवा कर ले जाते हैं। अक्षत अपने इम्पोर्टेंट मीटिंग में था, तभी उसके पास एक कॉल आती है। एक गार्ड जो बुरी तरह से जख्मी था अक्षत को कॉल करके बताता है, बॉस मैम को किसी ने किडनैप कर लिया है। हम लोगों ने उन्हें बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन हम सभी को गोली लग चुकी है। यह सुनकर अक्षत गुस्से से पागल हो जाता है। अक्षत उस जगह मेडिकल टीम भेजता है और खुद परेशान होकर इधर उधर भटक रहा था। इस वक्त उसके माथे की नसें उभरी हुई थी, गुस्से से दांत पीस रहा था और हाथों की मुट्ठियां कसी हुई थी। वह बिल्कुल एक शैतान लग रहा था। अक्षत गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है, किसकी हिम्मत हुई जिसने अक्षत जिंदल से टकराने की कोशिश की, जिसके अंदर ब्लैक डेविल का डर नहीं। जिस किसी ने भी जान को हाथ लगाने की कोशिश की है, मैं उसकी ज़िंदगी ख़त्म कर दूंगा। अक्षत किसी को कॉल करता है और उसे कुछ इंस्ट्रक्शंस देता है। इसके बाद अक्षत गुस्से से ऑफिस से निकलकर हॉस्पिटल की तरफ चल देता है, जहां उस गार्ड को लेकर जाया जा रहा था। इधर दूसरी तरफ खुशी कार में चिल्लाते हुए उन लोगों को धमकाते हुए कहती है,
कौन हो तुम लोग और मुझे कहाँ ले जा रहे हो? छोड़ दो मुझे, तुम लोग जानते नहीं हो मैं कौन हूँ। यह सुनकर वह लोग खुशी पर चिल्लाते हुए कहते हैं, चुपचाप बैठी रह समझी, हमें यह जानने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है कि तू कौन है। हमें बस तुझे उठाने का ऑर्डर मिला है और हम उसी ऑर्डर को फॉलो कर रहे हैं। यह सुनकर खुशी मुंह बनाते हुए कहती है, अरे वाह, ऐसे कैसे तुम लोगों को ऑर्डर मिले हैं? मैं इंसान हूँ, कोई लगेज नहीं, जो जब ऑर्डर मिलेगा मुझे उठा लोगे। तुम लोगों ने मुझे म्युनिसिपालिटी का कुत्ता समझ रखा है क्या? यह मिलाकर मैं 5 बार किडनैप हो गई हूँ। सभी बेवकूफ़ मुझसे ही क्यों टकराते हैं? वैसे एक बात बताओ, किसने दिया है तुम लोगों को ऑर्डर? तुम्हें पता है अगर मेरे सर को पता चल गया तो तुम्हारा क्या हाल करेंगे? इसलिए तुम लोगों की भलाई के लिए कह रही हूँ, मुझे जाने दो, वरना बाद में जो अंजाम तुम्हारा होगा तुम लोग सोच भी नहीं सकते। यह सुनकर उन लोगों को गुस्सा आता है और वह खुशी को 2 थप्पड़ मारते हुए कहते हैं, हमें धमकी देने की कोशिश कर रही है? चुपचाप बैठी रह, वरना यहीं तेरा गेम बजा देंगे। खुशी की आंखों में आंसू आ चुके थे। वह अपने गालों को सहलाते हुए कहती है, तुम लोगों ने यह बहुत गलत किया। मैं सर को तुम लोगों के बारे में बताऊंगी, वह भी तुम लोगों को 4 थप्पड़ मारेंगे। कहकर खुशी मुंह फाड़ फाड़ कर रोने लगती है। खुशी के रोने से वह लोग इतने इरिटेट हो चुके थे, वह लोग परेशान होकर खुशी को क्लोरोफॉर्म सुंघाकर बेहोश कर देते हैं। अगली सुबह जब खुशी की आंख खुलती है, वह खुद को एक टैंकर में पाती है। इस टैंकर में खुशी की जैसी ही लगभग 30 से 35 लड़कियां थीं। कुछ नशे में थी और कुछ अपने होश में रो रही थी। खुशी उन लड़कियों से पूछती है, अरे ये कौन सी जगह है? तुम लोग कौन हो और हम लोग कहाँ जा रहे हैं? तुम लोग इतना रो क्यों रही हो? यह सुनकर वह लड़कियां रोते हुए बताती हैं, रोए नहीं तो और क्या करें, अब हमारी किस्मत में रोना ही लिखा है। इस वक्त हम लोग एक शिप में हैं और हमें किसी दूसरे देश भेजने के लिए ले जाया जा रहा है, जहां हम लोगों का हाल मौत से भी बदतर होगा, जहां ज़िंदगी ज़िंदगी नहीं बल्कि नर्क है। यह सुनकर खुशी हैरान होते हुए कहती है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? कल ही तो मैं अपने कार में थी। अचानक खुशी अपने सर पर जोर डालती है और उसे याद आता है, उसका किडनैप हुआ था, उसे बेहोश किया गया था और अब उसकी आंख इस टैंकर में खुली है। अब सारी बात सोचकर खुशी को बहुत बड़ा धक्का लगता है। इस वक्त उसे ऐसा महसूस हो रहा है क्या जैसे मानो उसके पैरों तले किसी ने ज़मीन खींच ली हो। वह आसमान की तरफ देखते हुए ईश्वर से प्रार्थना करती है, हे राम जी, प्लीज़ हम लोगों को बचा लीजिए। सर कहाँ हैं आप? आई नीड यू, प्लीज़ सेव मी। आज पहली बार खुशी को अक्षत की इतनी याद आ रही थी। इस वक्त खुशी की आंखें नम थी और दिल में एक अजीब सा डर। उधर दूसरी तरफ लगभग 24 घंटे के बाद अक्षत खुशी के बारे में पता लगाते हुए परेशान हो चुका था, लेकिन उसे खुशी की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही थी। जिस जगह खुशी का किडनैप हुआ, अक्षत उस जगह जाकर अच्छे से छानबीन करवाता है। वेल ट्रेंड गार्ड डॉग उस जगह की अच्छे से छानबीन कर रहे थे। अक्षत भी अपनी नज़र घुमाकर इधर उधर देखता है तो उसकी नज़र सड़क पर पड़े हुए पायल पर पड़ती है। इस पायल को देखकर एक पल के लिए अक्षत की सांसें थम चुकी थी। वह धीरे धीरे उस पायल को अपने हाथों में उठाता है। इस वक्त उसके चेहरे में एक भाव आकर चला जाता है। उसका सर्द चेहरा और भी गंभीर हो जाता है। अक्षत खुशी के पायल को देखते हुए अपने आप से कहता है, तुम जहाँ कहीं भी हो जान, आई प्रॉमिस बहुत जल्द मेरे पास होगी, कुछ नहीं होने दूंगा मैं तुम्हें। अक्षत ने अपने गार्ड और जासूसों को चारों तरफ लगा दिया था। खुशी का पता देने वाले के ऊपर इनाम भी रखा था। देखते देखते पूरा एक दिन बीत जाता है, लेकिन खुशी का कोई सुराग नहीं मिलता। गुजरते वक्त के साथ अक्षत और भी परेशान था। अचानक उसके मन में विवान खन्ना का ख्याल आता है। अक्षत गुस्से से अपनी कार में बैठकर विवान खन्ना के अड्डे पर पहुंचता है। इधर दूसरी तरफ विवान खन्ना को भी इस बात की खबर मिल चुकी थी कि खुशी गायब है और वह भी परेशान होकर अपने लोगों को खुशी के बारे में पता लगाने के लिए भेज चुका था। विवान परेशानी में इधर उधर घूमते हुए सिगरेट के कस लेते हुए अपने आप से कहता है, इसकी हिम्मत हो गई है जो मेरी स्माइली को हाथ लगाने की हिमाकत कर सके। उसने मेरी स्माइली को किडनैप नहीं किया, अपनी मौत को दावत दिया है। एक बार उसके बारे में सिर्फ पता चल जाए, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। यह अक्षत जिंदल भी मेरी स्माइली का ख्याल नहीं रख सका, किसी काम का नहीं है वह। उसे ब्लैक डेविल किसने बना दिया? थोड़ी ही देर में अक्षत भी उसके अड्डे पर पहुंच चुका था। अपने सामने अक्षत को देखकर विवान को कुछ ज़्यादा हैरानी नहीं होती, क्योंकि उसे पता था अक्षत जरूर उसके पास आएगा। अक्षत गुस्से से आते हुए सीधा विवान खन्ना की कॉलर पकड़ लेता है और अपने एक एक शब्द को चबा चबा कर कहता है, विवान खन्ना कहाँ है खुशी? अगर उसे कुछ भी हुआ तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा।
तूने बहुत बड़ी गलती की है खुशी को हाथ लगाकर। तूने अपनी मौत को दावत दिया है। तेरी भलाई इसी में है कि तू साफ साफ बता दे कि मेरी खुशी कहाँ है। अक्षत का ऐसा एटीट्यूड देखकर विवान खन्ना भी आज गुस्से से पागल हो चुका था। विवान खन्ना झटके से अपना कॉलर छुड़ाते हुए अक्षत की आंखों में आंखें डालकर कहता है, जबान संभाल कर बात करो अक्षत जिंदल। तुम भूल रहे हो इस वक्त तुम कहाँ हो। दुश्मन के घर में आकर उसे धमकी नहीं दी जाती। और जहाँ तक बात है तुम्हारी सेक्रेटरी को किडनैप करने की, तो मैंने उसे किडनैप नहीं किया, क्योंकि उसे किडनैप करके मुझे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। अच्छा होगा तुम अपना टाइम वेस्ट ना करो और उसे ढूंढने में अपना वक्त लगाओ। गुजरते वक्त के साथ उसके ऊपर खतरा बढ़ता जा रहा है। मुझे तो इस बात पर हैरानी होती है, तुम्हें ब्लैक डेविल किसने बना दिया। जो लड़की 24 घंटे तुम्हारे आसपास रहती है, तुम उसका ख्याल भी नहीं रख पाए। विवान खन्ना की बातें सुनकर अक्षत गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है, विवान खन्ना नाटक बंद करो। मुझे अच्छे से पता है खुशी को तुमने किडनैप किया है। तुम्हारी भलाई इसी में है, चुपचाप बता दो वह कहाँ है, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इस वक्त अक्षत की आंखों में खून उतर आया था। वह क्या कर सकता था इस बात का अंदाज़ा कोई भी लगा सकता था। थोड़ी ही देर में दोनों में फाइटिंग स्टार्ट हो जाती है। दोनों में बहुत बहस होती है। आखिरकार विवान खन्ना गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है, अक्षत जिंदल तू पागल हो गया है। तू ब्लैक डेविल के पोस्ट के लायक नहीं है। तुम माफिया किंग कहलाने के लायक नहीं है। तू मेरी स्माइली के लायक नहीं है। इस वक्त तेरे पास जो लड़की है वह कोई साधारण लड़की नहीं, वह मेरी स्माइली है, मेरे बचपन का प्यार। तू ही बता मैं उसे नुकसान क्यों पहुंचाऊंगा। जब से वह किडनैप हुई है तब से मैं खुद से उसे ढूंढ कर पागल हो गया हूँ। और मैं तुझे वार्निंग दे रहा हूँ, चुपचाप मेरी स्माइली को सही सलामत लेकर आ, वरना आज तक तूने विवान खन्ना की सिर्फ दुश्मनी देखी है। उसकी नफरत देखने लायक तू जिंदा नहीं बचेगा। आज तेरी गलती की वजह से मेरी स्माइली का कुछ अता पता नहीं है। मैं उसे कहीं से भी ढूंढ निकाल लूँगा और तुझसे उसे छीन लूँगा। विवान खन्ना के मुंह से यह बात सुनकर अक्षत हैरानी से उसे देख रहा था। वह गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है, विवान खन्ना तू क्या कह रहा है, तुझे पता है? खबरदार, जो अपने गंदे मुंह से खुशी का नाम भी लिया तो खुशी स्माइली कैसे हो सकती है? वह तो बचपन में। अचानक अक्षत अपने दिमाग पर जोर डालता है और उसे बचपन की सारी बातें याद आ जाती हैं, यह जानकर कि स्माइली उसके बचपन की दोस्त है। अक्षत के चेहरे पर एक पल के लिए एक मुस्कान आती है और दूसरे ही पल वह मुस्कान गायब हो जाती है और उसके जगह उसका चेहरा सर्द हो जाता है। अक्षत विवान खन्ना की तरह गुस्से से ही देखते हुए कहता है, विवान खन्ना भगवान से प्रार्थना करना कि खुशी के किडनैपिंग के पीछे तुम्हारा हाथ ना हो, वरना तुम्हारा जो हाल होगा वह तुमने सपने में भी नहीं सोचा होगा। और जहाँ तक बात है वह स्माइली या नहीं, इस बारे में तो मैं पता लगा ही लूँगा। लेकिन खुशी को मुझसे दूर करने का सपना तू छोड़ दे, और अगर अपनी भलाई चाहता है तो खुशी को पता लगाने में मेरी मदद कर, क्योंकि हम दोनों की दुश्मनी हम आपस में निपटा लेंगे। इस बीच खुशी को कुछ नहीं होना चाहिए। कहते हुए अक्षत उसे वार्निंग वाला लुक देकर वहाँ से गुस्से से चला जाता है। अक्षत के जाने के बाद विवान गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है, अक्षत जिंदल तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे गिरबान में हाथ डालने की। अब तुझे स्माइली कभी नहीं मिलेगी, वह अब मेरी बनेगी। मैं उसे तुझसे पहले ढूंढ कर अपना बना लूँगा। कहकर विवान खन्ना अपने पॉकेट से फ़ोन निकालता है और किसी को कॉल करता है। इधर दूसरी तरफ खुशी की किडनैप होने की खबर रुद्र को भी मिल चुकी थी। रुद्र गुस्से से चिल्लाते हुए अक्षत के अड्डे पर आता है। आज रुद्र बहुत गुस्से में था। वह सीधा आकर अक्षत का कॉलर पकड़कर उसे हिलाते हुए कहता है, अक्षत जिंदल खुशी कहाँ है? अगर उसे कुछ भी हुआ तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तू हर बार अपनी जिद दूसरों को टॉर्चर करके पूरी कर लेता है, लेकिन इस बार नहीं। अगर खुशी को कुछ भी हुआ तो तुझे सबसे पहले मुझसे टकराना होगा। ना जाने कितने लोगों से तेरी दुश्मनी है। अगर तेरी दुश्मनी के कारण किसी ने खुशी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की और उसे कुछ भी हुआ तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। आज तक तूने खुशी के साथ जो कुछ भी किया मैंने सब बर्दाश्त किया, क्योंकि तू मेरा भाई है। लेकिन अब नहीं, अब मैं तुझे और गलती करने नहीं दूंगा, खुशी को और दर्द पहुंचाने नहीं दूंगा। रुद्र का यह एटीट्यूड देखकर अक्षत गुस्से से अपना कॉलर छुड़ाते हुए कहता है, रुद्र अपनी हद में रह। तू क्या कर रहा है? तुझे पता है खुशी की चिंता मुझे भी है। मैं उसे कहीं से भी ढूंढ निकालूंगा। तुझे उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यह हम दोनों की आपस की बात है। तू इस सब में इतना क्यों घुस रहा है? आखिर लगती क्या है खुशी तेरी? अक्षत की बात सुनकर रुद्र गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है, यह तुम दोनों के बीच की बात नहीं है, इसमें मैं भी आता हूँ। बिकॉज आई लव हर, आई लव हर। ओपन योर ईयर्स एंड लिसन। आई लव हर, आई लव खुशी।
और अगर उसे कुछ भी हुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। रुद्र के मुंह से यह बात सुनकर अक्षत के तन बदन में आग लग चुकी थी। वह रुद्र को पकड़कर उसके चेहरे पर एक पंच मारता है। रुद्र खुद को संभाल नहीं पाता और जमीन पर गिर जाता है। उसके होठों के किनारों से खून बहने लगता है। अक्षत उसे गुस्से से घूरते हुए कहता है, तेरी हिम्मत कैसे हुई उसके बारे में यह सोचने की? क्या तू भूल गया वह किसकी गर्लफ्रेंड है? वह मेरी जान है। उसके ऊपर बुरी नज़र डालने वालों का बहुत बुरा हाल होगा। तुझे तो मैं बाद में देख लूँगा, पहले मुझे जान के बारे में पता लगाना है। कहकर अक्षत अपने गार्ड की ओर इशारा करता है। उसका इशारा पाकर पास में खड़ा गार्ड रुद्र को घसीटते हुए ले जाकर विला के बाहर फेंक देता है। अक्षत गुस्से से दांत पीसते हुए खुद से कहता है, खुशी तुम्हारे और कितने आशिक हैं। 3 पागलों से तो मैं मिल चुका हूँ और चौथा तुमने मुझे पागल कर रखा है। एक बार तुम मेरे हाथ लग जाओ, उसके बाद तुम्हें बताता हूँ। इस वक्त अक्षत के चेहरे पर जलन साफ नजर आ रही थी। अक्षत खुशी से रिलेटेड फाइल निकाल कर उसे पढ़ता है। उसमें उसकी सारी डिटेल देखता है। खुशी के बचपन के जन्म स्थान से लेकर उसके 7 साल की उम्र तक वह कहाँ थी और 12 साल की उम्र में वह कहाँ थी। उसकी पढ़ाई से लेकर कॉलेज एक बार दोबारा रीड करता है। खुशी की बचपन की फ़ोटो देखकर उसे याद आता है, यह सचमुच उसके बचपन की दोस्त स्माइली है। आज तक अक्षत ने खुशी को उस फाइल को इतने गौर से नहीं देखा था, इसलिए खुशी को बचपन के चेहरे से नहीं पहचान पाया था। लेकिन सच्चाई जानने के बाद उसे खुद पर गिल्ट हो रहा था। वह अपनी बचपन की दोस्त को क्यों नहीं पहचान पाया? अब खुशी को ढूंढने के लिए उसका पागलपन और बढ़ चुका था। अक्षत गुस्से से एक कमरे में जाता है जहां कुछ कंप्यूटर पर कुछ लोग काम कर रहे थे। अक्षत उन लोगों पर चिल्लाते हुए कहता है, कुछ पता चला? खुशी कहाँ है और उसे किसने किडनैप किया है? उसकी लोकेशन ट्रैक हुई? वह लोग डरते हुए बताते हैं, सर मैडम की लास्ट लोकेशन समुद्र के किनारे बीच पर दिखाई जा रही है। उसके बाद वह लोकेशन एक्टिव नहीं है। उसके पायल में जो ट्रैकर लगा है अचानक वह डीएक्टिवेट हो गया है। यह सुनकर अक्षत गुस्से से पागल हो जाता है। वह चिल्लाते हुए कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है? वह ट्रैकर सैटेलाइट से चलने वाला था। किसी भी कंडीशन में वह डिफ्यूज़ नहीं हो सकता। यह सुनकर वह लोग बताते हैं, सर एक्चुअली मैम को जिस जगह भी रखा गया है वहाँ कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट लगाए गए होंगे जहाँ नेटवर्क ना मिलता हो, ताकि किसी भी प्रकार का कोई भी ट्रैकर काम ना करे। वह लोग काफ़ी चालाक हैं। यह सुनकर अक्षत दांत पीसते हुए कहता है, वह लोग चाहे कितने भी चालाक क्यों ना हो, मुझसे मेरी जान को अलग नहीं कर पाएंगे। अक्षत राजीव को कॉल करता है। राजीव जो अभी तक खुशी के बारे में पता लगा रहा था, अक्षत की कॉल आते ही समुद्र के उस किनारे पर अपने खोजकर्ताओं को लगा देता है। अक्षत राजीव को बताता है, पिछले 24 घंटे में जितनी भी शिप मुंबई से बाहर गई हैं उसकी डिटेल मुझे चाहिए। लगभग 4 घंटे बाद अक्षत को एक खबर मिलती है, जिसे सुनकर अक्षत गुस्से से दांत पीसते हुए कहता है, अब मैं बताता हूँ तूने किस पर हाथ डाला है। तुझे मैं ऐसी सज़ा दूंगा कि तुझे मौत भी तोहफा लगेगी। तुझे इतना दर्द दूंगा जितना दर्द मेरी जान के मुझसे अलग होने पर मुझे हुआ है। कहते हुए अक्षत गुस्से से हल की तरफ निकल चुका था। थोड़ी ही देर में अक्षत हल में पहुंच चुका था। अक्सर बड़े ही एटीट्यूड के साथ गुस्से से तेज़ कदमों के साथ अपने हल के अंदर जाता है। इस वक्त उसका ऑरा बिल्कुल एक खतरनाक राक्षस की तरह लग रहा था। उसका गुस्सा उसका सर चेहरा देखकर ही उसके गार्ड कांप रहे थे। सबको अपने सामने साक्षात मौत का देवता नजर आ रहा था। यहाँ एक आदमी को बांध कर रखा गया था। उसे बहुत बुरी तरह से टॉर्चर किया गया था। वह दर्द से चिल्ला रहा था। अक्षत उसके सामने एक हैवान लग रहा था। वह गुस्से से दांत पीसते हुए उस आदमी का जबड़ा पकड़कर चिल्लाते हुए कहता है, तेरी हिम्मत कैसे हुई उसे हाथ लगाने की, उसे किडनैप करवाने की? उसे हाथ लगाने से पहले यह तो जान लेता कि वह किससे ताल्लुक़ रखती है। जल्दी बता मेरी खुशी कहाँ है, वरना तेरी वह हालत करूँगा कि तेरी रूह भी कांप जाएगी। मिनिस्टर आदर्श खुराना दर्द से चिल्लाते हुए कहते हैं, तुम चाहे मुझे मार भी क्यों ना दो, मैं तुम्हें उस लड़की का पता नहीं बताऊंगा। तुम्हारे कारण मेरे बेटे को मौत से भी बदतर मौत मिली। यह सिर्फ उस लड़की के कारण हुआ। मैं अपने बेटे को मरने से नहीं बचा पाया। उसके मरने के बाद मुझे उसकी लाश भी नसीब नहीं हुई ताकि मैं उसका अंतिम संस्कार कर सकूं। लेकिन उसकी आखिरी इच्छा तो पूरी कर ही सकता हूं। उस लड़की को मैंने उसी जगह भेजा है जहां मेरा बेटा चाहता था, जहां उसके जिस्म की बोली लगेगी, जहां हर रात उसके साथ सुहागरात मनाई जाएगी, जहां जिस्म के भूखे हैवान उसके जिस्म की चील कौवों की तरह नोच कर खाएंगे। बाज़ारों में बिकेगी वो। उसकी ज़िंदगी मौत से भी बदतर होगी।
उस लड़की के कारण मेरे बेटे को वह मौत मिली जो किसी जानवर को भी नहीं मिलती। मैं उसे मौत नहीं दूंगा, मौत से बदतर जिंदगी दूंगा जो उसकी सज़ा है। तुम चाहे कुछ भी कर लो अक्षत जिंदल, उसे उस नर्क से नहीं बचा पाओगे। अब तक वह इस देश से बाहर भी निकल चुकी है और एक ऐसे देश में जा रही है जहां मुलायम जिस्मों की बहुत मांग है। हर रात उसके जिस्म की बोली लगेगी, तब जाकर मेरे बेटे की आत्मा को शांति मिलेगी। आदर्श खुराना इस वक्त बहुत तकलीफ में था, लेकिन फिर भी उनके दिल की नफरत उनके तकलीफ को उनके चेहरे पर जाहिर नहीं होने दे रही थी। अक्षत के लोगों ने उसे बहुत टॉर्चर किया था, लेकिन आदर्श खुराना की हंसी अक्षत के सीने में सुइयों की तरह चुभ रही थी। तुम चाहकर भी उसे नहीं बचा पाओगे, वह तुम्हारी पहुंच से बहुत दूर चली गई है। अब भूल जाओ उसे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ो और मुझे भी जाने दो। उस लड़की में ऐसा कुछ भी नहीं जिसके लिए तुम इतने पागल हो चुके हो। मुझे यहाँ से जाने दोगे तो मैं तुम्हारे लिए लड़कियों की लाइन लगा दूंगा। एक से बढ़कर एक लड़कियाँ हर रात तुम्हारी रातें रंगीन करेंगी। मुझे यहाँ से छोड़ने के अलावा तुम्हारे पास कोई और रास्ता नहीं है, क्योंकि मैं एक मिनिस्टर हूँ। अगर मुझे कुछ हुआ तो तुम मुसीबत में पड़ जाओगे। अच्छा यही होगा, इस मामले को यहीं ख़त्म करो। मिनिस्टर आदर्श खुराना की बात सुनकर अक्षत गर्म लोहे की रॉड से उसे मारते हुए कहता है, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह से बात करने की? तूने जिस लड़की को हाथ लगाया वह कोई आम लड़की नहीं, मेरी जान है, और तूने उसके लिए इतना गंदा सोचा? तुझे तो मैं तेरे बेटे से भी बदतर मौत दूंगा। मेरी जान कहाँ है, यह बात तो मैं बहुत जल्द ही पता लगा लूँगा, लेकिन तू अपनी सोच। कहकर अक्षत अपने गार्ड को इशारा करता है। मिनिस्टर आदर्श खुराना अब तक बेहोश हो चुका था। दर्द भरी चीख शांत हो चुकी थी, क्योंकि वह पहले ही बहुत चिल्ला चुका था। अब उसमें चिल्लाने की भी हिम्मत नहीं रही। अक्षत का इशारा पाकर गार्ड उसके जख्मों पर मिर्ची लगा देता है। आदर्श खुराना दर्द से चिल्लाते हुए एक बार फिर होश में आता है। अक्षत अपने गार्ड से कहता है, यह मरना नहीं चाहिए, क्योंकि इसकी मौत बद से बदतर होनी चाहिए। इसका हिसाब तो मैं बाद में करूँगा, पहले मुझे मेरी जान का पता लगाना है। आदर्श खुराना की बात से अक्षत को इतना क्लू तो मिल ही चुका था कि वह इस वक्त कहाँ होगी। अक्षत वहाँ से निकलकर जल्दी से राजीव को कॉल करता है और उसे कहता है, जावेद को खबर कर दो कि हम आ रहे हैं, मेरी जेट रेडी करवाओ, पूरी माफिया गैंग की इमरजेंसी मीटिंग बुलवाओ। अब उनकी मुलाकात द माफिया किंग से होगी, ब्लैक डेविल से होगी। कहकर अक्षत अपने चेहरे पर ईविल स्माइल लाता है। थोड़ी ही देर में अक्षत अपने प्राइवेट जेट से रसिया के लिए निकल जाता है। इस वक्त अक्षत के साथ राजीव भी था। अक्षत प्लेन में होने के साथ अपने लोगों से कनेक्टेड था और हर जगह से बार बार कॉल आ रही थी। राजीव अक्षत को बताता है, जावेद ने सारी तैयारियां कर ली। अक्षत बड़ी कड़ी आवाज़ में राजीव से कहता है, जहां भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग की डील होने वाली है उस हर अड्डे पर हमारे लोग लगा दो। वहाँ के एक एक इंसान की डिटेल मुझे चाहिए। ओके सर, राजीव ने डरते हुए कहा। बेचारा राजीव बैक टू बैक कॉल कर रहा था, सभी को इंस्ट्रक्शंस दे रहा था। इस वक्त वो डर से थर थर काँप रहा था। अक्षत आगे कहता है, और आदर्श खुराना का क्या करना है वह भी देखो। 10 घंटे के अंदर मुझे वो बर्बाद चाहिए। उसका पूरा पॉलिटिकल कैरियर, उसकी फैमिली सब डिस्ट्रॉय चाहिए मुझे। उसका बिजनेस मिट्टी में मिल जाना चाहिए और उसके सारे काले चिट्ठे, उसका 2 नंबर का काम सब मीडिया को बता दो। इनकम टैक्स की रेड पड़वाओ। उसने मेरी जान को हाथ लगाया है, मैं उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दूंगा। मरने से पहले वह अपनी बर्बादी देखेगा। अक्षत कुर्सी पर आंखें बंद करके अपना सर टिकाकर कुछ सोचने लगता है, लेकिन आंखें बंद करते ही उसकी आंखों के सामने खुशी का मासूम चेहरा, उसकी शरारतें, गालों पर पड़ने वाली डिम्पल और अक्षत के सामने बात बात पर बहस करना, दूसरों की मदद करने के लिए खुद को सैक्रिफाइस करने से भी पीछे ना हटना, खुशी की हर बात निराली थी। अचानक अक्षत के आगे वह सीन आता है जब खुशी सड़क पर बिल्कुल पागल बच्चों की तरह डांस कर रही थी। यह छोरी बड़ी ड्रामा क्वीन है, जिसमें वह बिल्कुल एक बच्चे की तरह लग रही थी। यह याद आते ही अक्षत झट से अपनी आंखें खोल देता है। अचानक अक्षत को किसी की कॉल आती है और वह गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है, मुझे आधे घंटे के अंदर सारी डिटेल चाहिए। मैं कुछ नहीं जानना चाहता। सभी माफियाओं को एक साथ बुलाओ। अगर एक भी मिस हुआ तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। यह ब्लैक डेविल का ऑर्डर है।
इधर दूसरी तरफ खुशी रोते हुए अपने मन में कह रही थी, सर कहाँ हैं आप? क्या अब मैं आपको कभी नहीं देख पाऊंगी? अब आपकी डांट कभी नहीं सुन पाऊंगी? अचानक अक्षत को ऐसा महसूस होता है जैसे खुशी ने उसे पुकारा है। यह महसूस होता है अक्षत एकदम से चिल्लाता है, जान, कहते हुए जैसे अक्षत के हाथ हवा में ही रुक चुके थे। ऐसा लग रहा था वह किसी को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। इस वक्त उसकी आंखों में एक अलग ही भाव था। अक्षत अपने हाथों में लिए खुशी के पायल को देखते हुए कहता है, मैं आ रहा हूँ जान, कुछ नहीं होने दूंगा मैं तुम्हें। इस वक्त अक्षत के सर पर खून सवार था। उसकी आंखों में जुनून नजर आ रहा था। राजीव भी उसके डर से कांप रहा था। इधर दूसरी तरफ विवान खन्ना को भी माफिया गैंग की अर्जेंट मीटिंग के लिए बुलाया जाता है। यह ऑर्डर आते ही विवान खन्ना भी जल्दी से अपने प्राइवेट जेट के लिए निकल जाता है, जो कि उसने पहले ही रेडी करवाया था, क्योंकि उसे इस बात का अंदेशा था कि अक्षत मीटिंग जरूर बुलवाएगा। विवान खन्ना भी अब तक ना जाने कितने ही लोगों को काम पर लगा चुका था और खुशी की एक डिटेल उसे मिलती है, लेकिन वह क्या है बाद में पता चलेगा। थोड़ी ही देर में अक्षत रसिया पहुंच चुका था। एयरपोर्ट पर अक्षर के लिए बहुत बड़ी गाड़ियां और गार्ड के इंतजाम हुए थे। वहां अक्षत को जावेद ज्वाइन करता है। जावेद अक्षत को कुछ ऐसी बातें बताता है जिसे सुनकर आपका चेहरा और भी ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। अब तक शाम हो चुकी थी। खुशी को गायब हुए लगभग 40 घंटे गुजर चुके थे। अक्षत ने खुशी को ढूंढने के लिए एडी चोटी का जोर लगा दिया था। अक्षत को पता चलता है रसिया में क्रूज पर एक बहुत बड़ी डील होने वाली है, जहां लड़कियों के जिस्म फरोशी के धंधे के लिए बोली लगने वाली है। यह पता चलते ही अक्षत उस क्रूज की तरफ अपने लोगों को भेज देता है और खुद माफिया गैंग की मीटिंग के लिए चला जाता है। इधर दूसरी तरफ खुशी भी बाकी लड़कियों की तरह रो रही थी। रोते हुए खुशी अपने आप से कहती है, क्यों मैं इंतज़ार कर रही हूँ उनका? क्या वह मुझे ढूंढने आएंगे? क्यों है मुझे उन पर इतना विश्वास कि वह मुझे कहीं से भी ढूंढ निकालेंगे? उनके पास तो लड़कियों की कोई कमी नहीं, तो वह अपनी एनर्जी मुझे ढूंढने में क्यों वेस्ट करेंगे? खुशी, क्या तुझे सचमुच लगता है कि वह तुझसे प्यार करते हैं? इस वक्त खुशी के दिल और दिमाग में जंग चल रही थी। खुशी का दिल कह रहा था कि वह आएंगे, लेकिन उसका दिमाग कह रहा था कि वह क्यों आएंगे। यही सोचते हुए खुशी अपनी आंखें बंद कर लेती है और उसकी आंखों के सामने अक्षत के साथ बिताए हुए लम्हे, उसकी बातें, उसकी जिद सब किसी फिल्म की रील की तरह चल रही थी। अगले ही पल खुशी अपनी आंखें खोल देती है। आखिरकार दिल दिमाग पर हावी हो ही गया। खुशी जो अब तक बैठ कर रो रही थी, अचानक उठ खड़ी होती है और अपने आंसू को अपने हाथों से पोंछते हुए खुशी अपने चेहरे पर एक जीत वाली मुस्कान लेकर कहती है, वह आएंगे, वह ज़रूर आएंगे, मुझे भरोसा है वह आएंगे। अगर मेरे लिए उनका सिर्फ प्यार होता तो शायद हार भी जाता, लेकिन उनका जुनून उन्हें कभी नहीं हारने देगा। कहते हुए खुशी मुस्कुराने लगती है। खुशी को मुस्कुराता हुआ देखकर एक लड़की परेशान होते हुए पूछती है, तुम मुस्कुरा क्यों रही हो? यहाँ हम लोगों की जान खतरे में है और तुम मुस्कुरा रही हो, तुम पागल तो नहीं हो गई? उस लड़की की बात सुनकर खुशी मुस्कुराते हुए कहती है, मैं मुस्कुरा रही हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मैं यहाँ ज़्यादा देर तक नहीं रहने वाली। पागल मैं नहीं हुई, एक पागल है जो मुझे कहीं से भी ढूंढ निकालेगा। अगर मैं आसमान में भी छुप जाऊँ, धरती में समा जाऊँ, फिर भी वह मुझे ढूंढ निकालेगा। इसलिए मुझे टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे भी मुझे भी किडनैप होने का तो एक्सपीरियंस है, या यूँ कहें कि मैं किडनैप होने में PhD की है। लेकिन हर बार एक पागल आता है और मुझे बचा ले जाता है। इस बार भी वह आएगा। यह सुनकर वह लड़की हैरान होते हुए कहती है, किडनैप होने की PhD कहाँ से किया तुमने? खुशी मुस्कुराते हुए कहती है, यह मिलाकर मैं 5वीं बार किडनैप हुई हूँ, इसलिए मुझे किडनैप होने का पूरा एक्सपीरियंस। अब तो मैं मस्त आराम करूँगी। जिसे टेंशन लेनी है वह ले रहा है और दूसरों को टेंशन दे रहा है। इस वक्त उसकी आंखों से नींद गायब होगी और अपने आगे पीछे वालों की भी नींद गायब कर चुका होगा। खुशी की बात सुनकर वह लड़की हैरान होते हुए पूछती है, किसकी बात कर रही हो तुम? कौन है ऐसा जो हमें इस नरक से निकाल सकता है और तुम्हें उस पर इतना भरोसा क्यों है? हम लोग इस वक्त जिस जगह हैं वहाँ से हमें कोई नहीं निकाल पाएगा। यह लोग बहुत खतरनाक हैं, वैसी दरिंदे हैं, राक्षस हैं, यह लोग माफिया हैं। खुशी मुस्कुराते हुए कहती है, हम लोग यहाँ से जाएंगे क्योंकि हमें यहाँ से वह ले जाएगा, मेरा राक्षस। राक्षस? लड़की हैरान होते हुए पूछती है,
हाँ, राक्षस जो माफिया से कम नहीं है, अच्छे से अच्छे माफिया की बैंड बजाने के लिए वह अकेला ही काफ़ी है। वह मेरा माफिया है, माई ऑब्सेस्ड माफिया। इस वक्त खुशी के चेहरे पर एक गुरूर था, एक भरोसा था। उसकी आंखें चमक रही थी, आंखों से आंसू बिल्कुल गायब हो चुके थे। हेलो गाइस, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। इधर दूसरी तरफ सनशाइन बार। रुद्र अपने गुस्से और फ्रस्ट्रेशन को कम करने के लिए बार में शराब पी रहा था। इस वक्त उसकी आंखें नशे से लाल थी, लेकिन दिल में एक अजीब सा दर्द, खुशी को ना ढूंढ पाने का, अपने प्यार को किसी और का होते देखने का। इस वक्त रुद्र अपने होश में नहीं था। उसने ना जाने कितनी ही बोतलें खाली कर दी थी। रुद्र अपना अगला ऑर्डर वेटर को देता है। वेटर खुद से कहता है, सर आप पहले से ही बहुत पी चुके हैं, अगर आप पिएंगे तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। यह सुनकर रुद्र वेटर को गुस्से से मारने लगता है। वेटर को बचाने के लिए वह मैनेजर और बाउंसर आते हैं। वह लोग रुद्र को मनाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन रुद्र रुकने का नाम नहीं ले रहा था। वह बस गुस्से से चिल्लाए जा रहा था, हाउ डे यू, हाउ डे यू। तुम्हारी वजह से, सिर्फ तुम्हारी वजह से वह आज मुसीबत में है। जब उसे संभाल नहीं सकते थे तो अपनाया क्यों? अगर उसे कुछ हो गया तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कहते हुए रुद्र ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था, आसपास के सभी सामानों को तोड़ फोड़ रहा था। देखते ही देखते अचानक रुद्र बेहोश हो जाता है। मैनेजर यह देखकर डर चुका था। मैनेजर रुद्र का फ़ोन लेकर उस पर सबसे लास्ट डायल नंबर को चेक करता है और उस पर कॉल मिलाता है। यह कॉल निकिता के फ़ोन पर रिंग होती है। निकिता राहुल के साथ हॉस्पिटल में उसका ख्याल रख रही थी। अपने फ़ोन पर रुद्र का नंबर फ्लैश होते देख निकिता मुंह बनाकर कॉल अटेंड करती है। हाँ बोलो, अब क्या काम है? तुम्हें रात को भी चैन नहीं मिलता क्या? सामने से मैनेजर डरते हुए बताता है, मैडम यह जिस किसी का भी नंबर है, यह यहाँ सनशाइन क्लब में बेहोश है। इनके नंबर पर लास्ट नंबर आपका डायल हुआ था, इसलिए हमने आपको कॉल किया। आप जल्दी से यहाँ आ जाइए। यह सुनकर कि रुद्र बेहोश है, निकिता मैनेजर को कहती है, आप थोड़ी देर रुके, मैं अभी आती हूँ। कहकर निकिता एक नज़र राहुल को देखती है। राहुल अभी गहरी नींद में सो रहा था। निकिता राहुल को डिस्टर्ब नहीं करती और अपनी स्कूटी लेकर सनशाइन क्लब की तरफ चली जाती है। निकिता क्लब में जैसे ही एंटर होती है, अचानक उसकी टक्कर किसी इंसान से होती है। ओह सॉरी, वह जरा मैं जल्दी में थी, इसलिए ध्यान नहीं दिया। कहकर निकिता वहाँ से जाने लगती है। अचानक वह आदमी निकिता का हाथ पकड़ लेता है और निकिता की तरफ देखते हुए कहता है, हे ब्यूटीफुल, तुमसे कोई गलती नहीं हुई है, तुम बिल्कुल सही इंसान से टकराई हो। वुड यू लाइक टू एंजॉय विद मी टुनाइट? आई विल सेटिस्फाई यू। उसके घटिया बातें सुनकर निकिता को बहुत गुस्सा आता है। निकिता देखती है वह आदमी नशे में है। निकिता उससे बहस नहीं करना चाहती थी। शायद आपको कोई गलतफहमी हुई है, मैं वैसी लड़की नहीं हूँ। कहकर निकिता वहाँ से जाने लगती है। वह आदमी निकिता का रास्ता आगे से रोकते हुए कहता है, कीमत बोलो, अपनी मुँह मांगी रकम दूंगा। इस बार निकिता को बहुत गुस्सा आता है और वह खींचकर एक थप्पड़ उस आदमी के गाल पर लगा देती है और उसे वार्निंग देते हुए कहती है, दुनिया की हर औरत बिकाऊ नहीं होती, समझे तुम? दोबारा यह घटिया हरकत मेरे सामने करने की कोशिश मत करना, वरना तुम्हारा वह हाल करूंगी कि आईने में अपनी शक्ल नहीं पहचान पाओगे। कहकर निकिता गुस्से से वहाँ से चली जाती है और आदमी गाल पर अपना हाथ रखे गुस्से से घूरते हुए निकिता को जाते हुए देख रहा था। यह थप्पड़ तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा स्वीट हार्ट, जस्ट वेट एंड वॉच। निकिता क्लब के अंदर जाकर रुद्र को देखती है। वह पूरी तरह से बेहोश था। निकिता मैनेजर को कहती है, प्लीज़ आप नींबू पानी लाइए, इसका होश में आना ज़रूरी है। ठीक है मैडम। कहकर मैनेजर वेटर को ऑर्डर देता है। वेटर रुद्र के लिए नींबू पानी लेने चला जाता है। इधर उस इंसान की नज़र निकिता पर ही होती है। वह इंसान एक जूस के गिलास में कोई ड्रग्स मिलाकर वेटर को देते हुए कहता है, यह जूस उस मैडम को दे देना, और अपने जेब से नोटों की गड्डी निकाल कर वेटर को पकड़ा देता है। नोटों की गड्डी देखकर वेटर भी बिना कुछ कहे जो उस और रुद्र के लिए नींबू पानी लेकर निकिता के पास आता है। वेटर निकिता को कहता है, मैडम यह जूस मैनेजर ने आपके लिए भिजवाया है, आप काफ़ी थकी हुई लग रही हैं। यह सुनकर निकिता भी बिना कोई सवाल किए रुद्र को नींबू पानी पिला देती है और खुद भी वह जूस पी लेती है, क्योंकि भागते हुए आने के कारण उसे भी काफ़ी प्यास लग चुकी थी। लगभग 10 मिनट में रुद्र को थोड़ा होश आने लगता है। उसे उल्टी सी महसूस होती है। निकिता उसे संभालते हुए बाथरूम की तरफ ले जाती है और रुद्र
पूरा गुस्सा करते हुए कहती है, जब बर्दाश्त नहीं होता तो इतनी पीते ही क्यों हो? खुद भी परेशान होते हो और दूसरों को भी परेशान करते हो। निकिता की बात सुनकर रुद्र किसी तरह हिम्मत करके उससे कहता है, मैं उसके लिए कुछ नहीं कर पाया, मैं किसी काम का नहीं हूँ। कौन किसके लिए क्या नहीं कर पाया? तुम साफ साफ बताओ, किसकी बात कर रहे हो? इससे पहले कि रुद्र कुछ कह पाता, बाथरूम आ चुका था। रुद्र बाथरूम में उल्टी करने लगता है। निकिता भी बाथरूम के बाहर खड़ी थी। तभी उस पर ड्रग्स का असर होने लगता है और उसे चक्कर आने लगते हैं। निकिता जैसे ही गिरने को होती है, अचानक कोई उसे अपनी बाहों में समा लेता है। निकिता को अब होश नहीं था। वह धीरे से अपनी आंखें खोल कर देखती है। यह कोई अनजान आदमी था। उसे उसका धुंधला चेहरा नजर आ रहा था। निकिता खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहती है, लीव मी, मुझे चक्कर आ रहा है। वह आदमी मुस्कुराते हुए कहता है, कैसे जाने दो जाने मन, इतनी मुश्किल से तो हाथ आई हो, अभी तो तुमसे उस थप्पड़ का बदला भी लेना है। कहकर वह आदमी निकिता को घसीटते हुए अपने साथ ले जाने लगता है। निकिता को अब होश खो रहा था, फिर भी वह किसी तरह खुद को बचाते हुए कहती है, छोड़ दो मुझे, जाने दो, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। इतना कहते हुए निकिता खुद को संभाल नहीं पाती और बेहोश हो जाती है। वह आदमी मुस्कुराते हुए अपने चेहरे पर इविल स्माइल लिए कहता है, अब देखो मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूँ। जाने मन, कल का दिन तुम्हारे लिए यादगार हो जाएगा। दर्शन नंबर 2, रशिया। एक बड़े से 5 स्टार के सीक्रेट रूम में, जहाँ एक कॉन्फ्रेंस रखी गई थी, एक बड़े से टेबल के आसपास कुर्सी लगभग 50 से 60 लोग बैठे थे। उन सभी का ऑरा बहुत ही खतरनाक था। अलग अलग रंग का, अलग अलग वेशभूषा के लोग, लेकिन सभी के चेहरे सख्त। उनमें से एक आदमी, जो शायद नाइजीरियन था, अपनी बात रखते हुए कहता है, हमें अचानक इस मीटिंग में क्यों बुलाया गया है? इतनी अर्जेंट मीटिंग रखने का कारण क्या है? हम जान सकते हैं? तभी उस कमरे में अक्षत की एंट्री होती है, जिसने अपने चेहरे पर ब्लैक डेविल मास्क पहना था। अक्षत बड़े ही एटीट्यूड के साथ कमरे में दाखिल होता है। इस वक्त उसका चेहरा सख्त और आंखें गंभीर थी। अक्षत को वहां देखकर सभी उसकी इज्जत में खड़े हो जाते हैं। अक्षत अपनी चेयर पर बैठता है। इसके साथ ही सभी अपनी चेयर पर बैठ जाते हैं। मैं जानता हूं मैंने बहुत ही शॉर्ट नोटिस पर यह मीटिंग रखी है, लेकिन यह मीटिंग रखना मेरे लिए बहुत ज़रूरी था, क्योंकि मुझे आप लोगों की मदद की ज़रूरत है। अक्षत टेबल के बीचों बीच खुशी की एक फ़ोटो फेंकते हुए कहता है, गौर से देखो इस फ़ोटो को, मुझे यह लड़की चाहिए, अभी और इसी वक्त। जिस किसी के पास भी यह लड़की है, वह चुपचाप इसे मेरे हवाले कर दे। अक्षत की बात सुनकर एक माफिया खड़ा होकर कहता है, यह आप कैसी बातें कर रहे हैं किंग? एक साधारण सी लड़की के लिए आप इतनी अर्जेंट मीटिंग रखी है? आपको पता है हम लोग अपना ज़रूरी काम छोड़कर यहाँ आए हैं। हमारे हज़ारों करोड़ों और अरबों की डील फंसी हुई है और आप हमारे साथ यह गंदा मजाक कर रहे हैं। उस आदमी की बात सुनकर अक्षत गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है, शट अप, एक शब्द और निकाला तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तुम्हें पता होना चाहिए तुम किससे बात कर रहे हो। मैं ब्लैक डेविल हूँ, द माफिया किंग, और तुम जिस लड़की को साधारण बोल रहे हो, वह कोई साधारण लड़की नहीं है, वह क्वीन है, द डेविल क्वीन। और किसी ने द माफिया क्वीन पर बुरी नज़र डालने की हिम्मत की है, इसलिए मैं यहाँ कोई तमाशा नहीं चाहता। जिस किसी के पास भी क्वीन है, वह मुझे ला कर दे दे, वरना उसके बाद जो उसका अंजाम होगा वह सोच भी नहीं सकता। यह सुनकर सभी माफिया एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं और हैरान होते हुए अक्षत से पूछते हैं, डेविल क्वीन? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? आपने इसकी कोई अनाउंसमेंट नहीं की और ना ही हमने उन्हें अपनी डेविल क्वीन स्वीकार किया है। वह क्वीन है, द डेविल क्वीन, और किसी ने द माफिया क्वीन पर बुरी नज़र डालने की हिम्मत की है, इसीलिए मैं यहाँ कोई तमाशा नहीं चाहता। जिस किसी के पास भी क्वीन है, वह मुझे ला कर दे दे, वरना उसके बाद जो उसका अंजाम होगा वह सोच भी नहीं सकता। यह सुनकर सभी माफिया एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं और हैरान होते हुए अक्षत से पूछते हैं, डेविल क्वीन? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? आपने इसकी कोई अनाउंसमेंट नहीं की थी और ना ही हमने उन्हें अपनी डेविल क्वीन स्वीकार किया है। यह सुनकर अक्षत अपने सर्द चेहरे के साथ कहता है, क्वीन की जान को खतरा था, इसलिए मैंने इसकी कोई अनाउंसमेंट नहीं की। लेकिन तुम लोग फिक्र मत करो, बहुत जल्द हम इन्हें आप लोगों से मिलवाएंगे। अब मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग मेरा सपोर्ट करेंगे और उन्हें ढूंढने में मेरी मदद करेंगे। अक्षत की बात सुनकर विवान खन्ना अपने चेहरे पर पसीना लाते हुए अपने आप से कहता है, ऐसा नहीं हो सकता। अगर अक्षत ने स्माइली को डेविल क्वीन घोषित कर दिया तो मैं चाहकर भी स्माइली को अपना नहीं बना पाऊंगा।
और अगर मैंने उसे कभी अपनाने की कोशिश की तो मुझे कभी भी डेविल किंग की गद्दी हासिल नहीं होगी, जो मैं नहीं चाहता। मुझे स्माइली चाहिए, लेकिन डेविल किंग की पोस्ट भी चाहिए। मुझे कुछ करना होगा। विवान खड़े होकर अक्षत से कहता है, ऐसा नहीं हो सकता कि आपने क्वीन की अनाउंसमेंट नहीं की, और हम लोगों को भी यह हक है कि हम अपनी क्वीन चुन सकते हैं। मैंने सुना है जिस लड़की को आप क्वीन कह रहे हैं वह एक इनोसेंट और कमज़ोर लड़की है। हम लोग उसे अपनी क्वीन कैसे मान सकते हैं? हमारी दुनिया में हमें एक मजबूत इरादे वाली लड़की चाहिए, ना कि कोई छुई मुई सी नाजुक कली। हम उसे अपनी क्वीन कभी नहीं मानेंगे। यह सुनकर सभी माफिया एक दूसरे का चेहरा देखते हुए अक्षत से कहते हैं, माफिया, विवान बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम लोग एक कमज़ोर लड़की को अपनी क्वीन नहीं मान सकते, और यह मीटिंग भी बेकार है। हम लोग अपना ज़रूरी काम छोड़कर यहाँ आए यह सोच कर कि कोई अर्जेंट बात होगी, लेकिन यहाँ तो एक मामूली सी लड़की को ढूंढा जा रहा है। हा, क्या हो गया है डेविल किंग को? खुद का भी टाइम वेस्ट कर रहे हैं और हमारा भी। उस माफिया की बात सुनकर अक्षत अपने पास रखा हुआ रिवॉल्वर उसके सिर पर शूट करता है और वह माफिया वही तड़प कर मर जाता है। यह नज़ारा देखकर सभी माफिया एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं, लेकिन अक्षत के आगे किसी के बोलने की कोई हिम्मत नहीं थी। अक्षत गुस्से से लाल आंखों के साथ सभी को देखते हुए कहता है, क्या और किसी को कुछ कहना है इस बारे में? वह लड़की कमज़ोर नहीं है और वही तुम्हारी क्वीन बनेगी। मैं तुम लोगों के डर से अपना फैसला नहीं बदलने वाला, समझे? और जिसे भी मेरा फैसला मंजूर नहीं है सामने आओ, उसका भी फैसला मैं अभी कर देता हूँ, क्योंकि अब जो मेरा दुश्मन होगा वह पूरी माफिया गैंग का दुश्मन होगा। क्या इस बात पर किसी और को ऑब्जेक्शन है? अक्षत की बात सुनकर सभी माफिया सर झुकाकर कहते हैं, नहीं किंग, आपने जो फैसला लिया है सही लिया होगा, हम आपके साथ हैं। उनकी बातें सुनकर अक्षत अपने चेहरे पर ईविल स्माइल लिए कहता है, गुड, वेरी गुड। अब मुझे 15 मिनट में यह लड़की चाहिए। मीटिंग इज़ ओवर। अक्षत का ऑर्डर सुनकर सभी माफिया वहाँ से जाने लगते हैं। विवान खन्ना भी दांत पीसते हुए वहाँ से जा रहा था। अक्षत उसे पीछे से रोकते हुए कहता है, विवान खन्ना, कैसी लगी पहली बात? मैंने सोचा नहीं था तुम इस मामले में टांग अड़ाओगे। खुशी को ढूंढने के लिए मैंने इस माफिया ग्रुप की मीटिंग बुलाई। मुझे लगा तुम मेरा साथ दोगे, क्योंकि वह तुम्हारी बचपन की दोस्त है, लेकिन तुम ही इस फैसले में सबसे पहले रोड़ा बनकर खड़े हो गए। कैसे दोस्त हो तुम? अक्षत की बात सुनकर विमान खन्ना दांत पीसते हुए कहता है, खुशी मिल जाए यह मैं भी चाहता हूँ, लेकिन तुमने उसे डेविल क्वीन घोषित करके बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। मैं उसे कभी भी डेविल क्वीन नहीं बनने दूंगा, क्योंकि वह डेविल क्वीन बनेगी लेकिन मेरी। बहुत जल्द मैं तुमसे यह डेविल किंग का ताज छीन लूँगा और फिर बनेगी स्माइली मेरी क्वीन। विवान की बात सुनकर अच्छा तो गुस्से से दांत पीसते हुए कहता है, यह सपना तुम छोड़ दो, वह मेरी जान है और उसे तुम कभी भी हासिल नहीं कर पाओगे। अब तो तुम्हें हार मानने की आदत डाल लेनी चाहिए। आज तक तुम हमेशा नंबर 2 की पोजीशन पर रहे हो और नंबर 1 सिर्फ एक इंसान है, अक्षत जिंदल, द डेविल किंग। तुम आज तक मुझे ना हरा पाए हो और ना हरा पाओगे। और रही बात खुशी को हासिल करने की, उसे तो तुम भूल जाओ। फिलहाल मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, वरना तुम्हें सही जवाब देता। अभी मुझे अपनी क्वीन को ढूंढने जाना है, अपनी जान को लेने जाना है। वह मेरा इंतज़ार कर रही होगी। कहकर अक्षत अपने ब्लैक शेड को ठीक करते हुए एटीट्यूड के साथ वहाँ से चला जाता है और विवान खन्ना गुस्से से दांत पीसते रह जाता है। बहुत घमंड है ना तुम्हें अपने द माफिया किंग होने पर। बहुत जल्द तुम्हारा यह घमंड चकनाचूर हो जाएगा। बहुत जल्दी मेरे पास किंग की गद्दी भी होगी और मेरे साथ मेरी क्वीन भी होगी। तू बस देखता जा अक्षत जिंदल। फिलहाल मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, वरना तुम्हें सही जवाब देता। अभी मुझे अपनी क्वीन को ढूंढने जाना है, अपनी जान को लेने जाना है। वह मेरा इंतज़ार कर रही होगी। कहकर अक्षत अपने ब्लैक शेड को ठीक करते हुए एटीट्यूड के साथ चेहरे पर ईविल स्माइल लिए वहाँ से चला जाता है और विवान खन्ना गुस्से से दांत पीसते रह जाता है। बहुत घमंड है ना तुम्हें अपने द माफिया किंग होने पर। बहुत जल्द तुम्हारा यह घमंड चकनाचूर हो जाएगा। बहुत जल्द मेरे पास किंग की गद्दी भी होगी और मेरे साथ मेरी क्वीन भी होगी। तू बस देखता जा अक्षत जिंदल। इधर दूसरी तरफ अक्षत का ऑर्डर पाते ही सभी माफिया अपने इनलीगल ह्यूमन ट्रैफिकिंग डील को रोक देते हैं और सभी लड़कियों को हर जगह से इकट्ठा करके एक बहुत बड़े क्लब की बेसमेंट में ले जाया जाता है। यह क्लब कोई नाइट क्लब था
ऊपर से देखने पर यह एक नॉर्मल नाइट क्लब जिसमें लड़के और लड़कियां डिस्को कर रहे थे, लेकिन उसकी ही बेसमेंट में कुछ काले कारनामे अंजाम दिए जा रहे थे जिसका अंदाज़ा कोई नहीं लगा सकता था। खुशी जब इस नाइट क्लब की बेसमेंट में आती है, आसपास लगभग 200 लड़कियों को देखकर हैरान रह जाती है। सभी लड़कियां रो रही थी, कोई नशे में थी तो कोई बहुत ही बुरी हालत में। वहां लगभग 30 से 40 गार्ड हाथों में बंदूक लेकर सभी लड़कियों को लाइन से लेकर खड़े थे। वह लड़कियों के साथ लगभग बदतमीजी से ही पेश आ रहे थे। उनका व्यवहार देखकर खुशी को गुस्सा आता है और वह उन लोगों पर चिल्लाते हुए कहती है, देखो तुम लोग जो कर रहे हो वो गलत है। चुपचाप हम लोगों को यहाँ से जाने दो, वरना तुम लोगों के लिए अच्छा नहीं होगा। यह सुनकर एक गार्ड खुशी के आगे आकर कहता है, जो करना है कर लो, हम भी तो देखें क्या औकात है तुम्हारी और हमारा क्या बिगाड़ सकती हो। बहुत जुबान चल रही है तेरी, चुपचाप अपनी जुबान बंद कर, समझी। बहुत जल्दी यहाँ ब्लैक डेविल आने वाले हैं, उसके बाद तुम लोगों की डील की जाएगी और तुम्हारी बोली लगेगी। यह सुनकर खुशी उस गार्ड पर गुस्सा होते हुए कहती है, तुम लोग इंसान नहीं हो, जानवर हो। तुम लोगों में इंसानियत नहीं है। जी तो चाहता है तुम लोगों के गले में कुत्ते का पट्टा बांध कर सड़क पर दौड़ा दूं। यह सुनकर वह गार्ड गुस्सा होते हुए खुशी का गला दबाते हुए कहता है, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे सामने अपनी जुबान खोल रही है। अभी तुझे बताता हूँ कौन किसके गले में कुत्ते का पट्टा बांधेगा। खुशी का दम घुट रहा था, लेकिन वह गार्ड अपनी पकड़ खुशी के गले पर मजबूत करता है। इससे पहले कि खुशी कुछ समझ पाती, अचानक उस गार्ड को एक गोली आकर लगती है और उसके सर के बीचों बीच छेद हो जाता है, जिससे वह गार्ड तड़प तड़प कर मर जाता है। यह नज़ारा देखकर आसपास खड़ी सभी लड़कियां डर के मारे कोने में चिल्लाते हुए इकट्ठी हो जाती हैं। सभी ने अपने कानों पर हाथ रख दिए थे और अपनी आंखें बंद कर ली थी। खुशी भी अपनी नज़र घुमाकर डर के मारे इधर उधर देखती है। तभी वह देखती है बहुत सारे सूट बूट में काले कपड़े पहने गार्ड उस कमरे में दाखिल हो रहे हैं। खुशी हैरानी से उस तरफ देखती है। तभी वह सारे गार्ड 2 लाइन में बट जाते हैं और पीछे से एक लंबा चौड़ा और अट्रैक्टिव बंदा अपने चेहरे पर मास्क लगाए कमरे में दाखिल होता है। उस आदमी के अंदर आते ही एक बड़े से किंग साइज चेयर पर वह अपने पैरों के ऊपर दूसरा पैर फैलाकर बड़े ही एटीट्यूड के साथ किंग की तरह बैठ जाता है। इस वक्त उसका चेहरा एक्सप्रेशनलेस था, लेकिन उसकी आंखें चमक रही थी। उसकी आंखों में एक जीत की खुशी नजर आ रही थी। यह कोई और नहीं, हमारा ब्लैक डेविल था। वह इस बात को अपने चेहरे पर आने देना नहीं चाहता था और खुशी से कहता है, बहुत हिम्मत है तुम में, इतनी मुसीबत में होने के बाद भी तुम्हारा एटीट्यूड नहीं बदला। आई लाइक इट। यू कम हेयर एंड सिट ऑन माई लैप। आई वॉन्ट टू सी यू क्लोजली। यह सुनकर खुशी गुस्से से अपने दांत पीसते हुए उसे कहती है, तुम घटिया आदमी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह से बात करने की। 1 मिनट तुम्हें देखकर ऐसा क्यों लगता है कि मैंने तुम्हें कहीं देखा है। खुशी अपने दिमाग पर जोर डालते हुए कहती है, अरे तुम तो वही हो ना, काला काला काश, क्या नाम था तुम्हारा। खुशी मुंह बनाते हुए याद करने की कोशिश करती है। ब्लैक डेविल, जावेद ने, जो कि अक्षत के पीछे ही खड़ा था, कड़क आवाज़ में बताया। अरे हाँ वही ब्लैक डेविल, काला राक्षस। तुम लाल पीले हरे नीले कोई भी राक्षस हो, लेकिन तुम्हारी भलाई के लिए मैं बता दूं कि मैं तुमसे डरती नहीं हूँ। तुमने इससे पहले भी मुझे एक बार किडनैप किया था ना, और चुपचाप समझदार बच्चे की तरह मुझे वापस मेरे घर पहुँचा दो। इस बार भी समझदारी दिखाओ और हमें जाने दो, वरना बाद में तुम्हारा जो हाल होगा उसके बाद तुम मुझसे मत कहना कि मैंने तुम्हें वार्न नहीं किया। और हाँ, जाने से पहले अपने यह चंगू मंगू भी लेते जाना। खुशी का एटीट्यूड देखकर अक्षत मन ही मन हंस रहा था। उसकी यह नाजुक सी कली सचमुच बहुत बहादुर है, जो ब्लैक डेविल की आंखों में आंखें डालकर उसे धमकी दे रही है। अक्षत अपने मन ही मन कहता है, वाह जान, मान गए तुम्हें, तुम सचमुच एक डेविल क्वीन बनने के लायक हो। अपने सामने मुसीबत देखने के बावजूद अपने घुटने नहीं टेकती और ना ही डर का नामो निशान तुम्हारे चेहरे पर नजर आता है। आज तुम्हारे लिए मेरा जुनून और बढ़ गया है, मेरी डेविल क्वीन। अक्षत इन बातों को अपने मन में सोच रहा था, लेकिन वह अपने चेहरे पर यह एक्सप्रेशन ना लाते हुए कहता है, तुम कुछ ज़्यादा नहीं बोलती, इतना एटीट्यूड लाती कहाँ से हो तुम। खुशी स्टाइल मारते हुए, एटीट्यूड की तो तुम बात ही मत करो, वह तो मुझ में भर भर के है। तुम अपनी चिंता करो और हमें इधर से जाने दो।
इससे पहले कि तुम्हें अपने किए पर पछतावा हो। खुशी की बात सुनकर अक्षत अपने चेहरे पर इविल स्माइल लेकर कहता है, अगर मैं तुम्हें यहाँ से ना जाने दूँ तो तुम क्या करोगी? जरा मैं भी तो जानूँ। लगता है तुम मेरे बारे में कुछ जानती नहीं हो। अगर जानती तो यह बातें बोलने की हिम्मत नहीं कर पाती। लोग मेरे नाम से थर थर काँपते हैं और तुम मेरे सामने अपना एटीट्यूड दिखा रही हो। आखिर मैं भी तो जानूं तुम्हारे इस एटीट्यूड के पीछे का कारण क्या है, जो तुम मेरे सामने खड़ी होने की हिम्मत कर रही हो। कारण मेरा राक्षस। तुम चाहे कितने भी खतरनाक क्यों ना हो, मेरे राक्षस से खतरनाक नहीं हो सकते। उसका पागलपन अगर तुम देखोगे तो तुम उसे थर थर काँपोगे। अक्षत, तुम्हें लगता है कि वह यहाँ आएगा और तुम्हें यहाँ से बचा कर ले जाएगा और हम उसे देखते रह जाएंगे? वह तुम्हारे बारे में पता भी नहीं लगा पाएगा। इसलिए अच्छा होगा तुम उसका इंतज़ार करना छोड़ दो और मेरी बन जाओ। खुशी कहती है, हाँ हाँ, तुम पता लगाने की बात कर रहे हो। वह अब तक पता लगा चुका होगा और बहुत जल्द वह यहाँ आने वाला है, क्योंकि मेरे बारे में पता लगाना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। मैं अगर आसमान में भी छुप जाऊँ तो वह मुझे ढूंढ निकालेगा। वह कभी हार नहीं मानता। खुशी की बातें सुनकर मन ही मन अक्षत बहुत खुश हो रहा था, क्योंकि वह जानता था खुशी उसी के बारे में बात कर रही है। खुशी का विश्वास खुद पर देखकर अक्षत के मन में एक ठंडक महसूस होती है, लेकिन वह अपने कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ कहता है, बहुत भरोसा है तुम्हें उस पर, उसके प्यार पर। तुम्हें लगता है वह इस मुसीबत से तुम्हें बचा कर ले जाएगा? ज़रा आसपास नज़र घुमाकर देखो, यहाँ इतनी हाई सिक्योरिटी है। यह एक माफिया डील है। यहाँ आने की हिम्मत कोई नहीं कर पाता। तुम्हारा राक्षस भी नहीं आएगा। वह आएगा, वह ज़रूर आएगा। अगर मेरे लिए उसका सिर्फ प्यार होता तो शायद हार भी जाता, लेकिन उसका जुनून उसे कभी हार मानने नहीं देगा। इसलिए तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम मुझे यहाँ से जाने दो। अगर उससे पता चला कि तुमने मुझे हाथ भी लगाया है तो तुम अपने हाथ को अपने जिस्म से अलग पाओगे। खुशी की बातें सुनकर अब अक्षत खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता। इस लड़की की बातें एक बार फिर उसके दिल को धड़का रही थी। ब्लैक डेविल के सामने इतना एटीट्यूड सिर्फ उसकी क्वीन ही दिखा सकती थी। अब वह एक पल भी इस लड़की से दूर नहीं रह सकता था। उसका दिल उसे अपनी बाहों में भरने के लिए कर रहा था। वैसे भी पिछले 45 घंटे से उसने उस लड़की को छुआ भी नहीं, जिसके बिना उसे एक पल भी गुजारा करना सांस रुक जाने के बराबर थी। वह अगले ही पल अपनी कुर्सी से खड़ा होता है और खुशी के पास जाकर उसे अपने कंधों पर उठा लेता है। यह देखकर खुशी अपने हाथ पैर चलाते हुए अपने मुक्के से उसकी पीठ पर मारते हुए कहती है, अरे काले राक्षस, कहाँ ले जा रहा है मुझे? नीचे उतार। अगर तूने मुझे हाथ भी लगाया तो मैं तेरा खून पी जाऊंगी और मेरे राक्षस को पता चला तो तुझे जिंदा कच्चा चबा जाएगा। छोड़ मुझे कमीने। कहते हुए खुशी अपने नन्हे हाथों से ना जाने कितने ही मुक्के उसकी पीठ पर बरसा चुकी थी। यह देखकर अक्षत को मन ही मन हंसी आ रही थी, लेकिन फिर भी अक्षत अपने एटीट्यूड वाली आवाज़ में कहता है, हाथ पैर चलाने का कोई फ़ायदा नहीं, तुम अब मेरी पकड़ से बच नहीं सकती। कहकर अक्षत वहाँ से जाने लगता है। जावेद अक्षत के आगे सर झुकाकर पूछता है, ब्लैक डेविल, इस डील का क्या करना है? सभी माफिया अपना कंसाइनमेंट मांग रहे हैं, इन लड़कियों को उन तक पहुँचाना है। यह सुनकर खुशी दांत पीस कर चिल्लाते हुए कहती है, खबरदार जो उन लड़कियों को हाथ लगाया, मैं तुम सबको छोड़ूंगी नहीं। काले राक्षस, छोड़ मुझे, जाने दे। खुशी की बात सुनकर अक्षत मन ही मन हंसते हुए कहता है, यह लड़की कभी नहीं सुधरेगी। खुद मुसीबत में है, फिर भी दूसरों को बचाने के लिए चिंता कर रही है। तुम्हारी तो अदा ही निराली है जान। अक्षत जावेद से कहता है, सभी माफियों को कह दो, ब्लैक डेविल 24 घंटे में उन्हें सोच कर बताएंगे। तब तक इन लड़कियों को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, इसका ख्याल तुम्हें रखना है। तब तक मैं इस तीखी मिर्ची का स्वाद चख कर आता हूँ। कहकर अक्षत वहाँ से जाने लगता है। अबे तीखी मिर्ची किसको बोला बे? छोड़ मुझे गंदे घटिया आदमी। कहते हुए खुशी उसके हाथों से बचने की स्ट्रगल कर रही थी। थोड़ी ही देर में अक्षत उसी क्लब के एक प्राइवेट रूम में एक बड़े से किंग साइज बेड पर खुशी को ले जाकर पटक देता है और अगले ही पल उसके ऊपर आकर उसके दोनों हाथों को बेड पर प्रेस करते हुए उसे किस करने की कोशिश करता है। खुशी अपने आप को बचाने के लिए हाथ पैर मारती है और अपने मुंह को इधर उधर घुमाकर उसे किस करने नहीं देती। वह चिल्लाते हुए कहती है, छोड़ मुझे काले राक्षस, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? खुशी जोर से चिल्लाते हुए कहती है, सर कहाँ हो आप? प्लीज़ सेव मी।
मैं नहीं चाहती आपके अलावा मुझे कोई और छुए। यह शब्द सुनते ही अक्षत अपनी पकड़ उसके हाथों से ढीली कर देता है और बड़े प्यार से उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, तुम्हारा राक्षस ही तो तुम्हें छू रहा है जान। मेरे अलावा और किसकी हिम्मत है तुम्हारे करीब आने की जान। यह शब्द सुनते ही खुशी हैरानी से उसकी आंखों की तरफ देखने लगती है। तुम मुझे इस नाम से कैसे पुकार रहे हो? यह तो मेरे सर, मैं ही तो हूँ तुम्हारा राक्षस। कहते हुए अक्षत अपना मांस कटाता है। सर आप? हाँ जान मैं। कहते हुए अक्षत अपने जेब से खुशी की पायल निकाल कर उसके पैरों में पहनाता है। अपने सामने अक्षत को देखकर खुशी जोर जोर से रोने लगती है और उसके सीने पर मुक्के मारते हुए कहती है, कहाँ थे आप इतनी देर तक? मैंने आपको कितना याद किया और आप इतनी देर से मुझे परेशान कर रहे थे। आपको मुझ पर बिल्कुल भी दया नहीं आई थी। आप बहुत बुरे हो, बहुत बुरे हो। जाओ, मैं आपसे बात नहीं करती। खुशी की मासूमियत भरी बातें सुनकर अक्षत मन ही मन बहुत खुश था, लेकिन वह खुशी को परेशान करते कहता है, अच्छा तो तुम मुझसे बात नहीं करोगी? ठीक है, तो फिर मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? मुझे तो चले जाना चाहिए ना। कहकर अक्षत वहाँ से उठकर जाने लगता है। इससे पहले कि अक्षत बेड से उठ पाता, खुशी झट से अपने दोनों हाथों से उसके चेहरे को पकड़कर उसके होठों पर अपने होठ रख देती है। यह सब इतना जल्दी हुआ कि अक्षत को कुछ समझने का मौका ही नहीं मिला। आज पहली बार खुशी ने अपनी तरफ से एक स्टेप बढ़ाया था। इससे पहले कि अक्षत कुछ समझ पाता, खुशी उसके लोअर लिप्स को शक करने लगती है। खुशी को किस करना नहीं आ रहा था, वह सिर्फ उसके होठों को लॉलीपॉप की तरह चूस रही थी। यह महसूस होते ही अक्षत के चेहरे पर एक शरारती मुस्कान आ जाती है और आंखों में खुशी। लगभग 5 मिनट के बाद खुशी जैसे ही उसके होठों को छोड़ने को होती है, अगले ही पल अक्षत उसकी कमर में हाथ रखकर दूसरे हाथ से उसके सर के पीछे सहारा देकर अपनी किस को और भी इंटेंस और डीप कर देता है। यह महसूस होते ही खुशी भी अपने आप को फ्री छोड़ देती है और अक्षत का साथ देने लगती है। इस वक्त दोनों एक दूसरे को बड़े ही पैशन के साथ किस कर रहे थे। आज खुशी भी पीछे हटने को तैयार नहीं थी, वह भी अक्षत का पूरा साथ दे रही थी। दोनों एक दूसरे को वाइल्ड किस कर रहे थे। अक्षत खुशी को किस करते हुए बेड पर लिटा देता है और उसके ऊपर आते हुए उसे बहुत ही प्यार से किस करता है। वह खुशी को किस करते हुए उसके होठों पर बाइट कर रहा था। खुशी भी आहें भरते हुए उसे किस कर रही थी। आज वह भी पीछे हटने को तैयार नहीं थी। खुशी की आंखों में आंसू बह रहे थे, शायद यह खुशी के आंसू थे। लगभग आधे घंटे तक एक दूसरे को किस करने के बाद दोनों लंबी लंबी सांसें लेते हुए अपनी सांसों को काबू कर रहे थे। अक्षत खुशी की आंखों में देखते हुए कहता है, मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया जान। एक एक लम्हा एक एक जन्म की तरह बीता है मेरा। अब मैं तुम्हें खुद से दूर कहीं नहीं जाने दूंगा। अक्षत की बात सुनकर खुशी लंबी लंबी सांस लेते हुए कहती है, लेकिन मैंने आपको बिल्कुल भी याद नहीं किया, क्योंकि मुझे पता था आप ज़रूर आएंगे। बस आपका इंतज़ार किया था। अक्षत मुस्कुराते हुए पूछता है, तुम्हें मुझ पर इतना यकीन क्यों था? कहीं मुझसे प्यार तो नहीं हो गया? यह सुनकर खुशी मुस्कुराते हुए अपनी नज़र फेर लेती है। इस वक्त उसे बहुत शर्म आ रही थी। बोलो ना जान, मुझे तुम्हारे जवाब का इंतज़ार है। खुशी शर्माते हुए कहती है, अगर मैं कहूँ कि मुझे आपसे, बाकी शब्द खुशी के मुंह में ही रह जाते हैं, क्योंकि खुशी की नज़र ब्लैक डेविल की मास्क पर पड़ी थी। उस मास्क को देखते ही खुशी की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं और वह अगले ही पल अक्षत के चेहरे की तरफ देखते हुए पूछती है, पहले मुझे ये बताइए सर कि ब्लैक डेविल क्या है और अब आपको माफिया की तरह क्यों ट्रीट कर रहे थे? उन लड़कियों की डील का क्या मतलब है? आपने मुझे ढूंढा कैसे? खुशी एक सांस में ही सारे सवाल पूछ चुकी थी और इन सवालों को सुनकर अक्षत के चेहरे का रंग उड़ गया। अक्षत फिलहाल अपनी सच्चाई खुशी के सामने नहीं लाना चाहता था। अक्षत अपनी बात बदलते हुए पूछता है, पहले यह बताओ, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? इसका जवाब मैं आपको बाद में दूंगी। सर पहले यह बताइए, उन लड़कियों का क्या होगा और आपकी असली आइडेंटिटी क्या है? वहाँ सब आपसे इतना डर क्यों रहे थे? यह बात तुम्हारे जानना ज़रूरी नहीं है जान। तुम सिर्फ इतना जान लो कि मैं तुम्हारा सर हूँ, अक्षत जिंदल, जो तुमसे बहुत प्यार करता है और तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ तक आया है। कहते हुए अक्षत को उसके होठों की तरफ बढ़ने लगता है। यह सुनकर खुशी अपना मुंह मोड़ लेती है। पहले मुझे बताइए, उन लड़कियों का क्या होगा? क्या उन्हें उसी घटिया मार्केट में बेच दिया जाएगा जैसे मुझे बेचने के लिए लाया गया था? अक्षत एक लंबी गहरी सांस लेकर कहता है, तुम्हें उन लड़कियों से कोई मतलब नहीं होना चाहिए जान। उनके साथ क्या होगा वह उनकी किस्मत है। तुम उस नर्क से निकल गई, यही तुम्हारे लिए काफ़ी है।
यह सुनकर खुशी झटके से अक्षत को खुद से दूर करती है और बेड से उठकर अक्षत की तरफ देखते हुए कहती है, इसका मतलब उन लड़कियों को जिस्म फरोशी के लिए भेज दिया जाएगा, उनकी ज़िंदगी नर्क बना दी जाएगी। लेकिन आप ऐसा कैसे होने दे सकते हैं? वह लड़कियां मासूम हैं, प्लीज़ कुछ कीजिए और उन लड़कियों को बचाइए। यह सुनकर अक्षत गुस्सा होते हुए कहता है, खुशी तुम्हें सबकी चिंता क्यों रहती है? इस वक्त मैं तुम्हारे सामने हूँ, तुम्हें मेरी चिंता करनी चाहिए। पूरे 45 घंटे से मैंने तुम्हें देखा नहीं, तुम्हें छुआ नहीं। तुम्हारे लिए मैं कितना तड़पा हूँ तुम जानती हो। तुम मेरी चिंता ना करके उन लड़कियों की चिंता कर रही हो जो तुम्हारी कुछ नहीं लगती। अगर मेरा उन लड़कियों से खून का रिश्ता नहीं है तो इसका मतलब यह नहीं कि मुझे उन लोगों की चिंता नहीं होनी चाहिए। मैं खुशकिस्मत हूँ कि आप मुझे लेने आए और मुझे उस नरक से बचा लिया। लेकिन उन लड़कियों का क्या? उनके परिवार वालों की इतनी पहुँच नहीं थी कि वह उन लोगों को बचा सकें। क्या हमारा फ़र्ज़ नहीं बनता उनकी मदद करना? क्या वह उस घटिया दलदल में धकेल दी जाएंगी? क्या उनकी ज़िंदगी नरक बन जाएगी? अगर ऐसा है तो आपने मुझे क्यों बचाया? मुझे भी रह जाने देते उन लोगों के दलदल में, बन जाने देते मेरी भी ज़िंदगी को नर्क। यह सुनकर अक्षत गुस्से से खुशी का कंधा दबाते हुए कहता है, जान तुम पागल हो गई हो। तुम उन लड़कियों के लिए मुझसे बहस कर रही हो, मुझसे दूर जा रही हो। उस नरक में जाने का मतलब भी समझती हो तुम? वहाँ की ज़िंदगी देखोगी तो तुम्हारी रूह कांप जाएगी। तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो कि मैं तुम्हें उस नरक में रह जाने देता? यह सुनकर खुशी अपनी आंखों में आंसू लेते हुए कहती है, वाह सर, क्या बात है। बात जब अपने प्यार पर आई तो आपको वह ज़िंदगी नरक दिखती है, और जब दूसरों पर आई तो उनकी किस्मत। आपकी बातें सुनकर तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे उन राक्षसों में और आप में कोई फ़र्क ही नहीं है। आप इतने पत्थर दिल कैसे हो सकते हैं? क्या आप भी उन घटिया लोगों के साथ शामिल हैं? क्या आप भी लड़कियों की तस्करी करवाने के गंदे धंधे में शामिल हैं? जवाब दीजिए सर। खुशी की बातें सुनकर अक्षत को अपने दिल में चुभन महसूस होती है। गुस्से से दांत पीसते हुए कहता है, जान तुम पागल हो गई हो। तुम उन घटिया लोगों की बराबरी मुझसे कर रही हो। तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो कि मैं लड़कियों की तस्करी करवाऊंगा? हाँ, मैं मानता हूँ मैं माफिया गैंग का लीडर हूँ, लेकिन मैं ऐसा कुछ भी नहीं करता। मैं किसी भी लड़की का व्यापार नहीं करता। यह काम दूसरे माफिया करते हैं और मैं उन्हें चाहकर भी उन्हें रोक नहीं सकता, क्योंकि यह उनका बिजनेस है। मुझे इस घटिया धंधे में पड़ना है नहीं या नहीं, यह मेरी पर्सनल चॉइस है। मैं दूसरों पर इसके लिए दबाव नहीं डाल सकता कि वह भी इस काम को ना करे। मैं सिर्फ इतना कर सकता था कि वहाँ से तुम्हें ला सकता था। अगर मैं कोई आम बिजनेसमैन होता तो तुम्हें क्या लगता है उस नरक से मैं तुम्हें निकाल पाता? कभी नहीं। यह दुनिया इतनी काली है कि यहाँ से कोई भी साफ सुथरा बंदा बिना कालिख अपने बदन पर लगाए निकल ही नहीं सकता। आज तुम सही सलामत मेरे सामने खड़ी हो क्योंकि मैं इस काली दुनिया का बादशाह हूँ, वरना तुम इस काली दुनिया में कहाँ गायब हो जाती, किसी को पता ही नहीं चलता। यह सुनकर खुशी अक्षत की तरफ देखते हुए कहती है, तो गायब हो जाने देते मुझे सर। क्या फ़र्क पड़ता आपको मेरे होने ना होने से? मैं भी उन लड़कियों की गिनती में शामिल हो जाती। तुम पागल हो गई हो क्या? बकवास कर रही हो तुम। तुम्हारे लिए, सिर्फ तुम्हारे लिए मैंने दर बदर की ठोकरें खाई और तुम मुझसे यह बातें कर रही हो, वह भी उन आम लड़कियों के लिए। तुम खुद को उनके बीच कैसे शामिल कर सकती हो? तुम मेरे लिए क्या हो मुझसे पूछो। तुम मुझे नहीं मिली तो पागल हो गया मैं तुम्हारे लिए, और तुम हो कि मुझे ना देखकर लोगों की चिंता कर रही हो। अक्षत की बातें सुनकर खुशी उसके चेहरे को हाथों में थामते हुए कहती है, सर आपने मुझसे वादा किया था मैं जो भी मांगूंगी आप मुझे देंगे। अगर ऐसा है तो मुझे उन लड़कियों की आज़ादी चाहिए। क्या आप मुझे देंगे? यह सुनकर अक्षत खुशी के हाथों से अपना चेहरा छुड़ाते हुए कहता है, यह नामुमकिन है जान। यह लड़कियों की डील हो चुकी है। सभी माफिया पैसे ले चुके हैं। उन्होंने ना जाने कहाँ कहाँ से इन लड़कियों को अगवा किया है। भले ही मैं यहाँ का राजा हूँ, लेकिन मैं उनके बिजनेस में टांग नहीं अड़ा सकता। यह मेरे लिए खतरनाक है। इसके अलावा तुम मुझसे जो मांगोगी मैं तुम्हें दूंगा। यह सुनकर खुशी अपनी आंखों में दर्द भरे आंसू लेकर कहती है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए सर। मैं समझ गई, आप में और उन लोगों में कोई फ़र्क नहीं है। आप कुछ नहीं करेंगे। मुझे फ़िलहाल के लिए अकेले रहना है। आप यहाँ से जा सकते हैं। खुशी की बातें सुनकर अक्षत कुछ नहीं कहता और उसे उस कमरे में अकेला छोड़कर बाहर चला जाता है, क्योंकि इस वक्त उसके पास भी खुशी के लिए कोई शब्द नहीं थे। इस वक्त खुशी भी अपनी जगह पर सही थी और अक्षत भी
भले ही वह किसी काली दुनिया का बादशाह है, लेकिन हर किसी का अपना एक बिजनेस होता है। वह उस बिजनेस के बीच में नहीं आ सकता, उसके ऊपर भी नियम है। ज़्यादा से ज़्यादा अक्षत सिर्फ इतना कर सकता था कि वह इस गंदे और घटिया धंधे से दूर रहे, क्योंकि यह उसकी पर्सनल चॉइस है। लेकिन आगे अक्षत के जाने के बाद खुशी अपने कमरे में बैठकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। आज उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, वह अपने दिल की बात सुने या दिमाग की। वह खुद को बहुत बेबस और लाचार समझ रही थी। उन लड़कियों की उदास और मायूस आंखें, उनके आंसू याद करके खुशी को रोना आ रहा था, क्योंकि कुछ पल पहले ही वह भी खुद को उस जगह देख चुकी थी। हर पल एक अनजाना डर उसके नज़दीक आ रहा था, अपनी इज्जत, अपने जिस्म को नोच जाने का डर। खुशी की किस्मत थी कि इस नर्क भरी जिंदगी को देखने से पहले ही बाहर आ गई, लेकिन बाकी लड़कियां इतनी किस्मत वाली नहीं हैं। कभी कभी हद से ज़्यादा अच्छा होना भी बहुत दर्दनाक होता है। आप चाहकर भी दूसरों को यह दुखों को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। अक्षत गुस्से से एक पर्सनल बार वाले कैबिन में आता है, जिसमें अक्षत को एक वेटर शराब सर्व कर रहा था। अक्षत उसे जाने का इशारा करता है और खुद एक शराब की बोतल उठाकर पीने लगता है। इस वक्त उसे अपने दिल में बहुत दर्द और घुटन महसूस हो रही थी। उसके दिल में खुशी की बातें चुभ रही थी, जो बार बार यही कह रही थी कि आप में और उन हैवानों में कोई फ़र्क नहीं है। अक्षत दर्द भरी आवाज़ में कहता है, कैसे कैसे तुम ऐसा कह सकती हो जान, कि मैं और उन हैवान कोई फ़र्क नहीं है उनमें। मैं भी चाहता हूँ उन लड़कियों को उस नरक से निकाल सकूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। अगर मैं दूसरे माफियाओं के बिजनेस में टांग अड़ा लूँगा तो मेरी डेविल किंग की पोस्ट जा सकती है, जिसके लिए मैंने इतनी मेहनत की है। मैं मानता हूँ तुम दिल की बहुत अच्छी हो, किसी को दर्द में नहीं देख सकती, लेकिन मेरे हाथ बंधे हुए हैं। तुम समझती क्यों नहीं? बहुत प्यार करता हूँ मैं तुमसे। तुम्हारे लिए हर एक खाक छान मारी मैंने। जब तक मैंने तुम्हें अपनी आंखों के सामने सही सलामत नहीं देखा, हर एक गुजरते वक्त के साथ मेरी जान सूख रही थी। तुम्हें देखने के बाद ही मेरे दिल ने धड़कना शुरू किया है। इन 45 घंटों में मेरे ऊपर क्या गुजरी थी सिर्फ मैं जानता हूँ। अगर आज तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं भी जी नहीं पाता। मुझे दुख इस बात का है कि इतना कुछ करने के बाद, लेकिन फिर भी तुम्हारे दिल में अपने लिए प्यार नहीं जगा पाया। कहते हुए अक्षत शराब की बोतलें खाली कर रहा था, तभी उस कमरे में राजीव आता है। राजीव सर झुकाकर उससे बात करता है। सर, सभी माफिया अपना कंसाइनमेंट मांग रहे हैं, कह रहे हैं लड़कियों की डिलीवरी करनी है। क्या ऑर्डर है? यह सुनकर अक्षत नशे में ही वहाँ से उठकर जाने लगता है। सभी माफियाओं की मीटिंग बुलाओ और जान से कहना कल सुबह ही हम लोग वापस इंडिया जाएंगे, वह तैयारी कर ले। और हाँ, उसके कमरे में खाना भिजवा देना, उसने खाना नहीं खाया होगा। जी सर, कहकर राजीव सर झुकाकर वहाँ से चला जाता है। थोड़ी ही देर में माफिया मीटिंग में सभी माफिया अक्षत से बड़े ही पोलाइट तरीके से कहते हैं, ब्लैक डेविल, आपको क्वीन मिल गई, तो अभी तक हमारा कंसाइनमेंट क्यों रुका हुआ है? हमें उसे डिलीवर करना है। हमने पैसे ले लिए हैं, प्लीज़ हमारा कंसाइनमेंट हमें दे दीजिए। यह सुनकर अक्षत एक रौबदार आवाज़ में कहता है, वह लड़कियां कहीं नहीं जाएंगी, वह वापस अपने घर जाएंगी। अपने डीलर से कह दो, डील कैंसिल। यह सुनकर सभी माफिया हैरानी से खड़े होते हुए कहते हैं, यह आप क्या कह रहे हैं किंग? हमने पैसे ले लिए हैं, 2 महीने पहले से बुकिंग हुई है। इन लड़कियों को इकट्ठा करने में हमने ना जाने कितनी मेहनत की है। हमारा करोड़ों का नुकसान हो जाएगा। तुम लोगों के जितने भी पैसे का नुकसान होगा वह मैं भरूंगा, बस वह लड़कियां कहीं नहीं जाएंगी। ऐसा नहीं हो सकता किंग, आप अच्छे से जानते हैं हमारे पैसों से भी ज़्यादा अहमियत हमारी ज़ुबान की है। हमने अपने कस्टमर और डीलर को ज़ुबान भी दी है डिलीवरी करने की। ऐन मौके पर हम लोग मना नहीं कर सकते, हमारा वैल्यू ख़राब हो जाएगी। वह मैं नहीं जानता तुम लोग कैसे मैनेज करोगे, लेकिन उन लड़कियों में से एक भी लड़की की डिलीवरी नहीं होगी। इस बार का कंसाइनमेंट रोक दो। इस बार सभी वापस अपने घर जाएंगी। डेट्स इट। तुम लोगों का जितना नुकसान हुआ है जावेद को बता देना, तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। उसके आगे मैं कुछ नहीं जानता। और हाँ, मैं आशा करता हूँ तुम लोग ब्लैक डेविल को निराश नहीं करोगे। अक्षत बड़े ही एटीट्यूड के साथ वहाँ से निकल जाता है और सभी माफिया परेशानी से हाथ मलते रह जाते हैं। अक्षत वापस क्लब के उसी प्राइवेट रूम के बाहर आता है जिसमें खुशी थी, लेकिन उसके अंदर जाने की हिम्मत नहीं होती, क्योंकि वह खुशी के सवालों का जवाब नहीं दे सकता था।
अक्षत कुछ सोचकर वापस प्राइवेट बार में चला जाता है। अक्षत बार में बैठकर अभी शराब पी रहा था, तभी अचानक उसे किसी की कॉल आती है। अक्षत उस कॉल को रिसीव करता है। सामने से खुशी की ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। खुशी चिल्लाते हुए मदद मांग रही थी। सर प्लीज़ मुझे बचा लीजिए, सर प्लीज़। खुशी क्या हुआ तुम्हें, क्या हुआ तुम्हें, आंसर मी। अक्षत इससे पहले कि कुछ जान पाता कॉल डिस्कनेक्ट हो जाती है। यह देखकर अक्षत गुस्से से पागल हो जाता है और बिना एक पल गंवाए वापस खुशी के कमरे में जाता है और सामने का नज़ारा देखकर उसकी आंखें हैरानी से बाहर आ जाती हैं। क्योंकि अक्षत के जाने से पहले यह कमरा जैसा था वैसा अब बिल्कुल नहीं था। इस कमरे की पूरी काया पलट हो चुकी थी। पूरे रूम को रेड रोजेस एंड वाइट रोजेस से सजाया गया था। टेबल पर खुशबूदार कैंडल्स जल रहे थे। कमरे में लाइट अट्रैक्टिव लाइटनिंग की गई थी जो माहौल को बहुत ही खूबसूरत बना रहा था। फ्लोर पर बैलून गिरे हुए थे। बेड पर वाइट बेड शीट बिछी हुई थी और उस पर रेड फ्लावर्स पैलेट्स बिखरे हुए थे। कुल मिलाकर यह सब काफ़ी अट्रैक्टिव और रोमांटिक लग रहा था। इसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे यह एक हनीमून स्वीट है। यह नज़ारा देखकर एक पल के लिए अक्षत की आंखें चमक गई थी। अक्षत हैरानी से अपनी नज़र घुमाकर चारों तरफ कमरे में देखता है, लेकिन उसे कोई नज़र नहीं आता। तभी उसकी नज़र बालकनी साइड पर जाती है। इस बालकनी से होते हुए सामने प्राइवेट स्विमिंग पूल था और एक बड़ा सा ग्राउंड। वहाँ भी बहुत ही खूबसूरत लाइटनिंग डेकोरेट हुई थी। तभी अक्षत देखता है अचानक वहाँ बारिश शुरू हो गई। अक्षत धीरे कदमों से बालकनी साइड जाता है और पुल साइड अपने कदम बढ़ा देता है। सामने का नज़ारा देखकर एक पल के लिए उसकी सांसें थम गई, क्योंकि उसकी नज़रों के सामने खुशी थी, जिसने इस वक्त एक रेड शिफॉन साड़ी पहनी है विद स्लीवलेस ब्लाउज, जिसका गला काफ़ी डीप था। इस साड़ी में खुशी बहुत ही सेक्सी लग रही थी। उसके खुले बाल, कानों में लॉन्ग स्टोन ईयरिंग्स, आँखों में काजल, होठों पर लाली लिपस्टिक और हल्का मेकअप। बारिश में भीगते हुए बहुत ही सेक्सी और अट्रैक्टिव लग रही थी। उसे देखकर अक्षत का गला सूख रहा था। खुशी अक्षत की तरफ पीठ करके खड़ी थी। उसने अपना एक हाथ हवा में ऊपर की तरफ उठाया और दूसरे हाथ को अपने सर के ऊपर रखा और धीरे धीरे कमर हिलाते हुए वह डांस करने लगी। अक्षत खुद को रोक नहीं पाता और खुशी की तरफ खींचा चला जाता है। उसने खुशी को छूने के लिए जैसे ही अपने हाथ बढ़ाए, खुशी वहां पर 2 कदम आगे जाकर आगे का स्टेप कर रहे डांस कर रही थी। अक्षत खुशी की तरफ आकर पीछे से उसके शोल्डर से होते हुए उसके हाथों तक अपने हाथ ले जाता है और उसकी उंगलियों में अपनी उंगलियों को फंसा देता है। खुशी भी आंखें बंद करके उसके एहसास को जी रही थी। अभी वह आगे की तरफ जाने लगती है, लेकिन अक्षत उसका आंचल पकड़ लेता है। खुशी अपनी जगह पर जम चुकी थी। अक्षत धीरे धीरे उस आंचल को उसके कंधे से सरकाता है और उसके गालों पर किस करते हुए गले पर किस करता है। वह उसकी साड़ी को उसके जिस्म से उतारते हुए उसके बदन के हिस्से को किस करता है। खुशी शर्मा कर पलट जाती है, अक्षत के सीने से लग जाती है। यह देखकर अक्षत अपने चेहरे पर एक प्यारी मुस्कान लिए अपने हाथों को उसकी कमर पर चलाने लगता है। धीरे धीरे खुशी भी उसके शोल्डर से हाथ रखते हुए उसकी जैकेट उतार देती है। अब खुशी सिर्फ अपने ब्लाउज और पेटीकोट में थी। अचानक अक्षत को इस बात का ख्याल आता है, जब जब खुशी उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करके उसे खुद से दूर कर चुकी थी। यह याद आते ही अक्षत खुद को ना चाहते हुए भी काबू करके उसके ऊपर से दूर होता है। अब तक खुशी आंखें बंद करके उसके एहसास को महसूस कर रही थी। अचानक उसे अपने से दूर होता देख वह हैरान होती है और सवालिया नज़रों से उसकी आंखों में देख रही थी। अब नहीं जान, बहुत तड़पा हूँ मैं तुम्हारे लिए। हर बार मैं तुम्हारे करीब आता हूँ और तुम मुझे खुद से दूर कर देती हो। मेरे प्यार को हमेशा ठुकरा देती हो, लेकिन अब बस बहुत हो गया। अब मुझसे यह बर्दाश्त नहीं होता, इसलिए अब मैं तुम्हारे करीब नहीं आऊँगा जब तक तुम मुझे खुद ना बुलाओ। कहकर अक्षत अपना उदास चेहरा लेकर वहाँ से जाने लगता है। उसने अभी 2 कदम ही बढ़ाए थे, तभी अचानक खुशी पीछे से आकर उसे हक कर लेती है। इससे पहले कि अक्षत कुछ समझ पाता, उसके कानों में एक मीठी आवाज़ पड़ती है, लव यू सर, आई लव यू सो मच, प्लीज़ डोंट लीव मी। यह सुनते ही अक्षत को अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। एक पल के लिए वह अपनी जगह पर जम चुका था। अगले ही पल अक्षत खुशी की तरफ घूमता है
और उसके चेहरे को देखते हुए पूछता है, क्या कहा तुमने जान, फिर से कहो। आई लव यू सर। मैंने सुना नहीं, एक बार और कहो। आई लव यू सो मच। एक बार तो क्या, बार बार कहूँगी, 1000 बार कहूँगी। आई लव यू सो मच, आई लव यू सर, आई लव यू सो मच। प्लीज़ डोंट लीव मी, क्योंकि अब मैं आपके बिना जी नहीं सकती। तुम सच कह रही हो जान? इस बार मुझे अपने करीब लाकर दूर तो नहीं कर दोगी? अक्षत ने बेचैन होते हुए उसके गालों को अपने हाथों में भरते हुए पूछा। नहीं सर, अब मैं खुद आपसे दूर नहीं रह सकती। बहुत रोका खुद को, अपने दिल को, लेकिन नहीं रोक पाई। ना चाहते हुए भी आपसे प्यार हो ही गया। आप जीत गए सर और मैं हार गई, लेकिन यह हार मुझे बहुत अच्छी लग रही है। बहुत 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 प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ मैं आपसे। नहीं रह सकती मैं आपसे दूर, एक पल के लिए भी। ओह जान, तुम नहीं जानती हो तुमने मुझे कितनी बड़ी खुशी दी है। ऐसा लग रहा है जैसे मेरी सांसें थम गई हैं। बाकी शब्द अक्षत के मुंह में ही रह जाते हैं, क्योंकि खुशी ने अगले ही पल उसके होठों पर अपने होठ रख दिए थे। यह महसूस होते ही अक्षत के चेहरे पर एक बहुत ही बड़ी मुस्कान आ जाती है और वह आंखें बंद किए हुए खुशी के उस किस को फील करने लगता है। खुशी अपने हाथों से उसके बालों को सहला रही थी और अक्षत ने अपने हाथों को खुशी की कमर पर लपेट दिया। अक्षत खुशी को किस करते हुए दीवार से लगा देता है और उसे बड़े ही पैशन के साथ किस करने लगता है। धीरे धीरे वह खुशी को किस करते हुए उसके बदन को सहला रहा था। वह खुशी को लगभग 10 मिनट तक इंटेंस और डीप किस करता है। थोड़ी ही देर में दोनों एक दूसरे में पूरी तरह से खो चुके थे। अक्षत खुशी के होठों को छोड़कर उसके गले पर किस करता है। वह खुशी को दीवार की तरफ पलटकर उसकी बैक पर किस करता है और अगले ही पल अपनी तरफ पलटकर उसके होठों को दोबारा से किस करने लगता है। खुशी भी उसके किस को फील करते हुए आहें भर रही थी, अपने हाथों को उसके सीने और शोल्डर पर फैला रही थी। आज पहली बार खुशी भी उसका पूरा साथ दे रही थी। दोनों एक दूसरे को फ्रेंच किस कर रहे थे। दोनों में से कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं था, जैसे ना जाने कितने दिनों की तड़प मिटा रहे थे। अक्षत खुशी को किस करते हुए हल्के हल्के बाइट कर रहा था और खुशी आहें भर रही थी। इस वक्त दोनों को अपने शरीर में गर्मी महसूस हो रही थी। अक्षत नीचे से हार्ड महसूस कर रहा था। अक्षत खुशी को बेतहाशा किस कर रहा था और खुशी आज उसे रोक भी नहीं पा रही थी, बल्कि वह भी इस प्यार के समुद्र में डूब जाना चाहती थी, लेकिन वह कुछ नहीं कहती, सिर्फ इस प्यार को महसूस करती है। अक्षत उसे किस करते हुए गोद में उठाकर बेड पर ले जाता है और अगले ही पल उसके ऊपर आकर उसे होठों पर किस करता है। धीरे धीरे उसके हाथ खुशी के बदन को सहलाते हुए महसूस करने लगता है। खुशी भी आहें भर रही थी, वह भी इस एहसास को जी लेना चाहती थी। खुशी भी अक्षत का किस करने में और प्यार करने में पूरा साथ दे रही थी। यह देखकर अक्षत बहुत खुश होता है। दोनों एक वक्त एक दूसरे के प्यार में खोए हुए थे। अगले ही पल अक्षत खुशी को किस करते हुए धीरे धीरे अब दोनों के कपड़े फर्श पर गिरे हुए थे। लगभग सारी रात वह दोनों एक दूसरे को यूं ही प्यार कर रहे थे। खुशी भी आज बहुत ज़्यादा हैप्पी थी। आज उसे अपने प्यार का एहसास हुआ और उसने अपने प्यार को पा लिया था। उसे भी अक्षत का प्यार जताना अच्छा लग रहा था। रात के लगभग 3 बजे खुशी थक हार कर सो चुकी थी, लेकिन अक्षत उसे अभी भी प्यार करने में लगा था। सुबह लगभग 5 बजे तक अक्षत सेटिस्फाई हुआ था और थक कर खुशी के बगल में ही लेट गया था। वह खुशी को हग करके उसके माथे पर किस करते हुए कहता है, थैंक यू फॉर कमिंग इनटू माय लाइफ, थैंक यू फॉर एक्सेप्टिंग माय लाइफ। आई लव यू जान, आई लव यू सो मच, प्लीज़ डोंट एवर लीव मी। कहते हुए अक्षत उसे कस के हग करके उसके बगल में ही लेट कर सो जाता है। अगली सुबह लगभग 8 बजे खुशी धीरे धीरे कसम साते हुए उठती है। अपनी आंखें खोलकर देखती है। इस वक्त वह उसी नाइट क्लब के प्राइवेट होटल में थी। वह अपनी नज़र घुमाकर अपने अगल बगल देखती है, लेकिन इस वक्त उस कमरे में कोई नहीं था। फिर खुशी जैसे ही उठने की कोशिश करती है, अचानक उसे अपनी पूरी बॉडी में दर्द होता है, ख़ास तौर से उसकी निचली बॉडी में। एक ज़ोरदार दर्द भरी चीख उसके मुंह से निकलती है। अब खुशी को ध्यान आता है, आखिर उसकी बॉडी में इतना दर्द क्यों हो रहा है। अचानक उसकी नज़रों के सामने रात को अक्षत के साथ बिताए हुए पल आने लगते हैं, जिसे याद करके उसके चेहरे पर शर्म साफ नज़र आ रही थी
उसका चेहरा लाल टमाटर जैसा हो गया था। बेचारी शर्म से अपने हाथों से अपने चेहरे को ढक लेती है और मन ही मन रोते हुए कहती है, यह मैंने क्या कर दिया। सर क्या सोचेंगे मेरे बारे में। मैं एक नंबर की ठरकी हूँ। मुझे वह सब करने में बिल्कुल भी शर्म नहीं आई। अब मैं उनसे अपनी नज़रें कैसे मिलाऊंगी। हे भगवान, काश यहाँ एक गड्ढा खोद जाए और मैं उसमें कूद जाऊं। छी, खुशी तो इतनी ठरकी कैसे हो सकती है। तभी खुशी को अपनी हालत का ध्यान आता है। वह जल्दी से ब्लैंकेट हटाकर अपने आप को देखती है तो उसकी आंखें मानो हैरानी से बाहर आ गई थी। उसने इस वक्त अक्षत की शर्ट पहनी थी, जिसे देखकर उसे यह याद आता है कि रात को तो उसने कोई कपड़े ही नहीं पहने थे। थक हार कर वह सो गई थी, तो यह कपड़े किसने पहनाए। अचानक खुशी को महसूस होता है शायद यह कपड़े अक्षत ने ही उसे पहनाए होंगे। यह याद करके वह एक बार फिर शर्म से पानी पानी हो जाती है। कुछ देर बाद वह धीरे से उठकर बाथरूम की तरफ जाने को होती है, लेकिन एक बार फिर उसकी बॉडी में दर्द हो रहा था। वह किसी तरह लड़खड़ाती कदमों से उठती है। इस वक्त उसकी आंखें दर्द के मारे नम थी। वह मन ही मन अक्षत को गाली भी दे रही थी। ठरकी कहीं के, मेरी कमर तोड़ दी। इतना दर्द भी कोई देता है भला। मैंने इस आदमी से प्यार क्यों किया। कहते हुए खुशी किसी तरह बेड का सहारा लेकर नीचे उतरती है और जैसे ही कुछ कदम आगे बढ़ती है अचानक वह गिरने को होती है, लेकिन तभी किसी की मजबूत बाहें उसे थाम लेती हैं। खुशी अपनी आंखें बंद कर चुकी थी और दर्द होने का इंतज़ार कर रही थी, लेकिन जब वह देखती है उसे कहीं दर्द नहीं हो रहा। वह अपनी आंखें खोल कर देखती है तो अक्षत का हैंडसम और प्यारा चेहरा उसके सामने था, जिसे देखकर एक पल के लिए वह उसी में खो गई। लेकिन अक्षत की नज़रें तो कहीं और थी। खुशी जब उसकी नज़रों का पीछा करती है तो हैरान रह जाती है। खुशी ने इस वक्त अक्षत की जो शॉर्ट पहनी थी उसके ऊपर के 2 बटन खुले थे और वाइट शर्ट होने के कारण खुशी के क्लीवेज बहुत साफ नजर आ रहे थे। यह देखकर एक पल के लिए खुशी शर्मा जाती है, लेकिन अगले ही पल अक्षत को मन ही मन गाली देने लगती है। ठरकी कहीं का। वह अपने आप को छुड़ाते हुए कहती है, बस भी कीजिए, कितना घूरेंगे। छोड़िए मुझे, आप इतने ठरकी क्यों हैं। अक्षत का ध्यान खुशी की बातों से टूटता है और वह उसके चेहरे की तरफ देखते हुए चेहरे पर शरारती मुस्कान लिए कहता है, मैं ठरकी सिर्फ तुम्हारे लिए हूँ जान। अक्षत का ध्यान खुशी की बातों से टूटता है और वह उसके चेहरे की तरफ देखते हुए चेहरे पर शरारती मुस्कान लिए कहता है, मैं ठरकी सिर्फ तुम्हारे लिए हूँ जान। इसमें मेरी कोई गलती नहीं, तुम ही मुझे सीड्यूस कर रही हो। दोनों अभी उसी पोजीशन में थे। खुशी चिढ़ते हुए कहती है, मैं आपको क्यों सीड्यूस करूँगी, आप इतने भी अच्छे नहीं हैं। अच्छा ऐसा है क्या, तो ज़रा तो बताओ, रात को बारिश में इतनी सेक्सी और हॉट डांस कौन कर रहा था, और मुझे अपनी तरफ अट्रैक्ट कौन कर रहा था, और मेरे ऊपर चढ़कर मेरे शर्ट के बटन खोलकर मुझे किस कौन कर रहा था, और मेरी पैंट खोलकर। बाकी शब्द अक्षत के मुंह में ही रह जाते हैं, क्योंकि खुशी ने उसके मुंह पर अपने हाथ रख दिए थे। बस कीजिए, कितना बोलेंगे, कितने बेशर्म हैं आप। इतनी गंदी बातें करने में आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं आती, और वह भी एक लड़की के सामने। अरे इसमें शर्माने वाली कौन सी बात है। यह बात मैं किसी दूसरी लड़की के सामने थोड़ी कर रहा हूँ, बल्कि अपनी गर्लफ्रेंड के सामने कह रहा हूँ। और अगर मैं अपनी गर्लफ्रेंड से शर्माऊँगा तो यह बातें मैं कैसे करूँगा। बेचारी खुशी का चेहरा शर्म से लाल था और उसकी बातें सुनकर उसे अपने किए पर शर्म आ रही थी। वह तो पहले ही उसके साथ नज़र मिलाने से कतरा रही थी, और ऊपर से अक्षत की बातें। उफ, यह आदमी सचमुच बहुत बेशरम है। अरे मैंने ऐसा भी क्या कह दिया, मैं तो वही कह रहा हूँ जो तुमने किया। वैसे सच कहूँ जान, तुम्हारा यह अवतार मुझे सबसे अच्छा लगा। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता था तुम इतनी रोमांटिक हो सकती हो। सचमुच आई लाइक इट। मैं सोच रहा था क्यों ना तुम्हारा वह हॉट अवतार एक बार और देख लूँ। चलो बाथरूम में साथ मिलकर रोमांस करते हैं। कहकर अक्षत उसे गोद में उठाकर बाथरूम की तरफ ले जाता है। उसकी बातें सुनकर खुशी की आंखें हैरानी से बाहर आ गई। बेचारी जोर से चिल्लाते हुए कहती है, नहीं ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अकेले शावर ले लूँगी। वैसे भी आपने जो कल रात किया है उसके कारण मुझे चला भी नहीं जा रहा। मैं अब दोबारा आपको टॉलरेट नहीं कर सकती, प्लीज़ लीव मी। बेचारी खुशी यह बातें बहुत ही मासूमियत के साथ कह रही थी। खुशी की मासूमियत भरी बातें सुनकर अक्षत का दिल जोरों से धड़कने लगता है। सच तो यह था कि अक्षत एक बार फिर खुशी को अपने साथ चाहता था,
लेकिन वह इस बात से भी अनजान नहीं था कि इस वक्त खुशी सचमुच दर्द में होगी, और अगर वह उसके साथ बाथरूम जाएगा तो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। वैसे भी अक्षत फ्रेश हो चुका था। वह अपने चेहरे पर शरारत भरी मुस्कान लिए खुशी से कहता है, ठीक है जान, अगर तुम अकेले शावर लेना चाहती हो तो जाओ, लेकिन ध्यान रहे इंडिया पहुंचकर मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला, और 15 मिनट में रेडी होकर आओ, हमें वापस जाना है। कहकर अक्षत उसे बाथरूम में बाथ टब में गर्म पानी स्टार्ट करके उसमें लिटा देता है और उसके ऊपर झुकते हुए बड़े प्यार से कहता है, वैसे मुझे तुम्हारे हॉट अवतार के साथ तुम्हारा मासूम अवतार भी बहुत अच्छा लगता है। कहकर वह उसके माथे पर किस करके अपने चेहरे पर शरारत भरी मुस्कान लेकर एक आंख ब्लिंक करता है और वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद खुशी शर्माते हुए पानी में हाथ पैर मारते हुए कहती है, बेशर्म ठरकी कहीं के हूँ। खुशी इस वक्त गर्म पानी में लेटी थी, जिसके कारण उसे अपने शरीर में कुछ रिलैक्सेशन फील हो रहा था। कमरे में वापस आकर अक्षत जैसे ही सोफे पर बैठने जाता है, उसकी नज़र बेड पर बेडशीट के ऊपर पड़ती है। वाइट बेडशीट पर कुछ लाल धब्बे थे, जिन्हें देखकर अक्षत के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान और आंखों में चमक आ जाती है, क्योंकि यह निशान इस बात का सबूत थे कि अक्षत से पहले खुशी ने कभी किसी के साथ वह प्यार भरे लम्हे नहीं बिताए थे। अचानक उसे खुशी की कही हुई बात याद आती है, जब वह ब्लैक डेविल बनकर उसे किस करने की कोशिश कर रहा था और खुशी ने उससे दूर होने की कोशिश करते हुए कहा था, सर प्लीज़ कहाँ हो आप, मैं नहीं चाहती आपके सिवा मुझे कोई और छुए। यह याद आते ही अक्षत के चेहरे की मुस्कान और बड़ी हो जाती है, क्योंकि उसे इस बात का एहसास हो चुका था कि खुशी के दिल और दिमाग पर सिर्फ अक्षत का राज है। तभी अक्षत किसी को कॉल करता है और उससे खुशी के लिए ड्रेस मंगाता है। लगभग 15 मिनट में खुशी के पास एक ड्रेस आ चुकी थी। दरवाजे पर वेट्रेस उसे ड्रेस को देने आती है। अक्षत वह ड्रेस लेकर दरवाज़ा बंद कर देता है और उसे ड्रेस को सोफे पर रखकर अपने मोबाइल पर कुछ काम करने लगता है। लगभग 20 मिनट बाद खुशी बाथरूम से शावर लेकर आती है। उसने अपने ऊपर बाथ रोब लपेट रखा था, जो उसकी थाई से भी काफ़ी ऊपर तक था। खुशी की टांगें लगभग पूरी तरह से न्यूड थी। गीले बालों में खुशी बहुत ही अट्रैक्टिव लग रही थी। आज उसके चेहरे की रौनक ही अलग थी। खुशी को इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि अक्षत अभी तक कमरे में होगा। वह धीरे कदमों से बाहर निकलती है। तभी उसे अचानक ही याद आता है, उसके पास तो कपड़े ही नहीं हैं। वह पहनेगी क्या? अरे मेरे पास तो कपड़े नहीं हैं, मैं पहनूं क्या? कपड़े यहाँ हैं जान, इन्हें जल्दी पहन कर रेडी हो जाओ। अक्षत अपने मोबाइल में काम करते हुए कहता है। उसने अब तक अपनी नज़र उठाकर खुशी को नहीं देखा था। यह आवाज़ जैसे ही उसके कानों में पड़ती है, वह पलट कर पीछे की तरफ देखती है। अक्षत सोफे पर बैठकर काम कर रहा है। आप यहाँ? खुशी ज़ोर से चीखती है। खुशी की चीख से अक्षत अपनी नज़र उठाकर उसकी तरफ देखता है। खुशी जल्दी से अपने हाथों से अपनी टांगों को ढकने की नाकाम कोशिश कर रही थी। वहीं अक्षत की नज़र खुशी पर ही ठहर गई थी, लेकिन जब वह खुशी को ऐसा करते हुए देखता है, अपने चेहरे पर तिरछी मुस्कान लिए सोफे से उठकर उसके पास आता है और उसके कानों को पास जाकर सरकोस्टिक वे में कहता है, जान क्या कर रही हो? ऐसा क्या है जो तुम उसे छुपाने की कोशिश कर रही हो? तुम भूल गई कल रात हमने एक दूसरे की बॉडी का हर एक फीचर देखा है और इसे अपने हाथों से महसूस भी किया है, उसे चूमा है और उस पर बाइट किया है। अब हम दोनों के बीच का शर्म का पर्दा गिर चुका है। हम दोनों एक दूसरे के हो चुके हैं। अपने आप को देखो, मैंने तुम्हारे शरीर पर हर जगह अपने प्यार की निशानी छोड़ी है और तुमने भी मुझे वाइल्ड कैट की तरह हर जगह काटा है। सच्ची जान, तुम बिस्तर पर बिल्कुल जंगली बिल्ली बन जाती हो। अक्षत की बातें सुनकर खुशी शर्म के अपनी नज़रें झुका लेती है। इस वक्त वह अपनी नज़र भी नहीं उठा पा रही थी। उसका चेहरा शर्म से पानी पानी हो रहा था। बेचारी ने अपनी आंखें जोर से बंद कर रखी थी। अक्षत उसके चेहरे की शर्म देखकर मुस्कुराते हुए धीरे धीरे उसके होठों की तरफ बढ़ रहा था। यह महसूस होते ही खुशी एक पल भी वहाँ नहीं रुकना चाहती थी। वह जल्दी से सोफे पर रखा हुआ ड्रेस लेकर क्लोसेट में भाग जाती है। उसकी तेज़ी देखकर अक्षत खुद को हंसने से रोक नहीं पाता और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है, क्योंकि खुशी का शर्म से लटका हुआ चेहरा देखकर उसे बहुत अच्छा लग रहा था। खुशी के जाने के बाद अक्षत मुस्कुराते हुए खुद से कहता है, तुम सचमुच खुशी हो जान। थैंक यू मेरी ज़िंदगी में खुशी लाने के लिए। अक्षत अभी अपने आप में सोच ही रहा था, तभी उसे अंदर से खुशी के चिल्लाने की आवाज़ आती है। यह सुनकर अक्षत परेशान हो जाता है और बाहर से आवाज़ देते हुए पूछता है, क्या हुआ जान, कोई प्रॉब्लम है?
खुशी अंदर से चिल्लाते हुए कहती है, यह तो साड़ी है, मैं इसे कैसे पहनूं? मुझे साड़ी पहनना नहीं आता। यह सुनकर अक्षत हैरान होते हुए पूछता है, वाट, तुम्हें साड़ी पहननी नहीं आती? लेकिन कल रात तुमने कैसे पहनी थी? खुशी क्लोजेट के अंदर से बताती है, कल राजीव सर की किसी लेडीज़ को लेकर आए थे जिसने मुझे साड़ी पहनाई थी, लेकिन अब मैं साड़ी कैसे पहनूं? आप एक काम कीजिए, राजीव सर से कहकर उन्हें लेडी को दोबारा भिजवा दीजिए। यह सुनकर अक्षत उसे बताता है, राजीव हमारे वापस जाने से पहले बाकी के काम निपटाने गया है, वह अभी नहीं आ सकता और दूसरी लेडी को बुलाने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। तुम एक काम करो, तुम बाहर आ जाओ, मैं तुम्हें साड़ी पहनाता हूँ। यह सुनकर खुशी के चेहरे की हवाइयाँ उड़ जाती हैं और वह मना करते हुए कहती है, न न न न, मुझे आपसे साड़ी नहीं पहननी, आप मेरे लिए दूसरी ड्रेस मंगवा दीजिए। खुशी की बात सुनकर अक्षत उसे बताता है, यह रसिया है जान, यहाँ इंडियन कपड़े नहीं मिलते और मुझे पता है तुम यहाँ शॉर्ट ड्रेस नहीं पहनोगी। बड़ी मुश्किल से मैंने तुम्हारे लिए साड़ी अरेंज करवाई थी। अब तुम्हें बाहर आकर मुझसे साड़ी पहननी है तो पहनो, वरना खुद ट्राई करो, लेकिन याद रहे 15 मिनट में रेडी हो जाओ, क्योंकि हमारी फ़्लाइट है, मुझे बहुत अर्जेंट काम निपटाना है। अक्षत यह बातें कहते हुए अपने चेहरे पर शरारती मुस्कान लाता है। शायद यह सब अक्षत जानबूझ कर रहा था, क्योंकि अक्षत के लिए एक नॉर्मल गाउन अरेंज करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वह खुशी को परेशान करने का एक मौका नहीं छोड़ना चाहता।